के.एन. राव सर के साथ जो आपका समय, जो आपने ज्ञान उनसे प्राप्त करा, के.एन. राव सर की लेगेसी हम सब आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है साढ़े साथी से घबराने की आपको। अगर दो एरियाज़ पे मंगल दोष को लेके लोगों के मन में भय रहता है, आम जनता के मन में। एक होता है कि ये सेक्सुअल डिज़ायर्स एक पार्टनर की बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा दूसरे के कंपैरिजन में, या तो फिर प्राण पे संकट। ये पाठ वगैरह होते हैं तो कुछ पुण्यात्माएं पाठ सुनने के लिए वहाँ पे आती हैं और वो आपको एक तरह से इंगित करती हैं, प्रेजेंस बताती हैं। वो राहु इज डेमन, राहु तो मोक्ष का कारक हो ही नहीं सकता। काल सर्प योग कुछ होता ही नहीं। बहुत पुरानी बात है, शायद 2006 की बात है। हम तिरुपति बालाजी गए थे गुरुदेव के साथ। तो दोस्तों, लंबे समय से मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमारे इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में अभी तक मैंने किसी एस्ट्रोलॉजर को इनवाइट क्यों नहीं करा। अब आप लोग जानते हैं कि मेरी लाइफ में भारतीय विद्या भवन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। जितनी भी मेरी ऑकल्ट साइंस की जो लर्निंग हुई है, भारतीय विद्या भवन से ही हुई है, और मेरी लाइफ के कुछ मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस हैं, वो भी सारे भारतीय विद्या भवन से ही हैं। सबसे अच्छी बात ये कि देखिए, भारतीय विद्या भवन के अगर आप किसी भी ऑकल्ट सब्जेक्ट से रिलेटेड ट्रेंड अगर स्टूडेंट से भी मिलते हैं, तो आपको पता चलता है कि उनकी लर्निंग कितनी स्ट्रक्चर्ड है। अब आप सोचिए कि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वही इतने लर्नड हैं, तो जो वहाँ की टीचिंग फैकल्टी है वो कितनी लर्नड होगी। तो इसी वजह से काफ़ी कुछ जो विद्या भवन के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने ही मुझे रिकमेंड करा कि हमारे यहाँ के जो फैकल्टी हैं अनिल सर, निपुण, आप अपने शो में एक बार उनको क्यों नहीं बुलाते। उनका जो नॉलेज है, जो उनका एस्ट्रोलॉजी में टेक है, उनके द्वारा काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, आजकल के समय में इतनी भ्रांतियाँ भी चल रही हैं। तो जब तक आप एक किसी प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच के साथ उनको नहीं समझेंगे, तो शायद आपको गाइडेंस ना मिले। तो आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस नाउ आवर गेस्ट फॉर टुडेज एपिसोड, व्हिच इज अनिल सर। नमस्कार निपुण। सबसे पहले मैं नमन करता हूँ अपने गुरुदेव श्री के.एन. राव जी को, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पर आपके सामने हूँ। सर देखिए, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इतने लंबे समय से फॉलो अप कर रहा था, और जितने भी मैंने स्टूडेंट से बात करी, तो आपका नाम सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड था। और देखिए, ऑफ द कैमरा भी इतने लंबे समय से हम लोग जो डिस्कशन चल रहे थे, उसमें जो आप सूत्र बता रहे थे, वो तो ऐसा हो रहा था कि इतना सारा नॉलेज है जो कि अभी लोगों को नहीं पता। काफ़ी चीज़ें हैं सर, जो मतलब जो वही चीज़ें हैं जो चल रही हैं, उसमें अपडेट, उसमें रिसर्च, देश काल पात्र, वो सारी चीज़ें अप्लाई नहीं हो रही थी। और मैं तो ऑफ द कैमरा ही आपसे मिलकर इतना लाभान्वित हुआ। अब मुझे पूरा भरोसा है कि आज के इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। थैंक यू निपुण, थैंक यू। तो साहब बताइए पहले, अभी आपको फील कैसा हो रहा है? क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम बात करी थी, तब आप कह रहे थे कि यार निपुण, कैमरे के आगे कैसे बात करना, क्या करना, पर मुझे तो आप बहुत कॉन्फिडेंट और रिलैक्स भी लग रहे हैं। नहीं, मुझे कभी मैंने ऐसे कैमरा कोई फेस वगैरह किया नहीं है। तो कभी-कभी पहले होता था जब इलेक्शन डेज़ वगैरह होते थे, तो सर के साथ ज़रूर हम 1-2 बार गए हैं, उसमें स्टूडियो वगैरह में गए हैं। तो तब इतना सर साथ होते थे तो हमें होता है ना, जैसे बच्चा कोई किसी अपने बड़े के साथ है तो उसकी उँगली पकड़ के चल रहा है, उसे पता है ये सँभाल लेगा। तो वो एक बस हुआ करता था, तब गुरुदेव साथ होते थे हमारे। सर देखिए, मैं तो शकुन्स पे काफ़ी मानता हूँ। देखिए, मैं बृहस्पति के व्रत भी रख रहा हूँ, और बृहस्पतिवार के दिन ही सारी चीज़ें अलाइन हुई, तो इसका मतलब कि मेरे बृहस्पति के व्रत अच्छे फल दे रहे हैं, तभी गुरु के द्वारा आज मेरा आपसे मिलना हुआ। सर देखिए, अब मेरे को सर आपसे एक चीज़ पूछनी है, जो कि आजकल काफ़ी डिबेटेड है। देखिए, आजकल जैसे मैंने आपको कहा कि मैं भारतीय विद्या भवन से लंबे समय से जुड़ा हूँ, और यहाँ की जो टीचिंग है, वो इतनी स्ट्रक्चर्ड होती है कि अगर यहाँ के जो भी आप लगा लीजिए सेमेस्टर्स हैं, जो भी कोर्सेज़ हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर कोई इनके थ्रू पास करता है, तो ये बात पक्की है कि उसके बेस लेवल पे, फाउंडेशन लेवल तक उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है एस्ट्रोलॉजी को लेके क्लियर होगी। इसी के साथ-साथ अगर हम दूसरे लेवल पे बात करते हैं, जैसे एक भारत का जब स्वर्णिम समय था, जब हम लोग गुरुकुल की जब परंपरा होती थी, जहाँ पे आप लोग देखते हैं कि शिष्यों को एक पूरे वैदिक वातावरण में ही उनको एस्ट्रोलॉजी पढ़ाया जाता था। और अब एक ऐसा समय आया है कि जैसे कहते हैं ना कि डोर डैश और जोमेटो की स्पीड में 3 दिन के कोर्स में एस्ट्रोलॉजी की सर्टिफिकेशन मिल रही है 3 क्लासेस में, और उसके बाद उनको अलग अलग पोर्टल्स हैं जो उनको जॉब भी दे रहे हैं, और वो उसके बाद लोगों को प्रिडिक्शंस भी देने उन्हें शुरू कर दी है। दे तो आप इस पे कैसे डिफरेंशिएट देखो करेंगे? निपुण, ऐसा है, ज्योतिष सीखने के लिए तो एक जीवन भी कम पड़ता है। ज्योतिष एक सागर के समान है। हमारे यहाँ पर पहले 1 साल में ज्योतिष अलंकार कराया जाता है 2 सेमेस्टर में, उसके बाद 2 सेमेस्टर होते हैं जिसमें ज्योतिष आचार्य कराया जाता है। सिस्टमैटिक वे में बिल्कुल रूट ग्राउंड से शुरू किया जाता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 3, 4, 5 क्लास में या 5-6 महीने में आप ज्योतिष सीख सकें, क्योंकि
2-3-4 क्लासेज में तो आप राशि को भी नहीं समझ पाएँगे, राशि की चीज़ क्या है, लगन क्या है। तो इसमें अलग-अलग इतनी ब्रांचेज़ हैं ज्योतिष की कि जिसे सीखने के लिए मैंने अभी बताया आपको, एक जीवन भी कम पड़ता है। ये लोगों को जो 2-2 3-3 दिन में आपको क्लासेस लेके सिखाते हैं, ये लोगों को मिसगाइड करते हैं। जो सीखा वो दूसरों को बताते हैं, वो भी मिसगाइड होते हैं। तो समाज इससे कलुषित होता है। ये बहुत ही गलत तरीका है कि 2-2 3-3 आप भूल जाएँ बिल्कुल ये कि कोई ज्योतिष सीख सकता है इस स्पैन में। सर देखिए, आजकल देखिए सर, मैं आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू सर, देखिए मैंने भी जब ज्योतिष स्टार्टिंग में शुरू किया था और मैं अपने आसपास भी जब लोगों से डिस्कस करता हूँ, काफ़ी लोग ना एस्ट्रोलॉजी को एक साइकोलॉजिकल एनालिसिस, काउंसलिंग, गाइडेंस की तरह भी लेके चलते हैं। तो सर इसमें अगर बात करी जाए कि जो क्लासिकल टेक्स्ट की बात की जाए, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसे काफ़ी एस्ट्रोलॉजिस्ट पता हैं जिन्होंने खुद कन्फेस करा है कि निपुण देखो, मैंने तो मतलब बिल्कुल मॉडर्न अप्रोच से ही पढ़ा है, मैंने इतनी क्लासिक्स नहीं पढ़े। तो एक एस्ट्रोलॉजी लर्निंग में क्लासिक्स पे आपकी पकड़, उन पे आपका टेक, उस पे आप क्या बताएँगे सर? देखिए, जो भी मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की आप बात करते हैं, उसका ओरिजिन तो वो क्लासिक्स ही हैं। क्लासिक्स को के लिटरल मीनिंग ना लेके लिबरल मीनिंग लेने होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, बृहत्पराशर होरा शास्त्र में लिखा है, लग्ना लॉर्ड अगर 5th हाउस में होता है तो आदमी मूर्ख होता है। अब आप देखिए, वो लग्न केंद्र का स्वामी है, ये विष्णु स्थान का स्वामी, ऐसा तो नहीं है। तो इसे हमें लिबरल मीनिंग में लेना होगा कि मूर्ख अगर उसमें लिखा है तो क्या है। फिर हजारों साल पहले ज्योतिष लिखा गया था। धीरे 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 ये एक अपने स्वरूप बदलता गया। आज के तारीख में भी अगर आप 10 पराशर होरा शास्त्र उठाकर देखेंगे अलग अलग उस पब्लिशर्स के, सब में श्लोक अलग मिलेंगे, उनकी ट्रांसलेशन अलग मिलेंगी। जिन्होंने ट्रांसलेशन की उन्हें ज्योतिष नहीं आती थी, संस्कृत आती थी। जिन्हें संस्कृत आती है उन्हें ज्योतिष नहीं आती। ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिषी गलत हो सकता है। तो मॉडर्न वे में गुरुदेव ने यही किया, पचासों साल से वो कर रहे हैं। उसे हमारे हाथ में तो उन्होंने एक तरह से केले को छील कर दे दिया, उसका जिस निकाल कर हमारे सामने परोस दिया कि इनका ये मीनिंग होता है, जिसे हमने सीखा। हाँ सर, क्योंकि ना काफ़ी मेरे को लोग ये भी बोलते हैं कि निपुण जो शास्त्रों की जो भाषा है थोड़ी-सी कठोर है। तो काफ़ी बार वो भी लगता है कि अगर आप उसको लिटरल अगर आप लेके जाते हैं, आप उसको अपडेट नहीं करते, देश काल पात्र नहीं लगाते, तो मतलब वो थोड़ी हर्टफुल भी हो सकती है या पूरी तरीके से अप्लाई ना हो। लेकिन इसके बाद भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट, जो क्लासिकल टेक्स्ट का नॉलेज है, वो ज़रूरी है एक ज्योतिषी की आपकी यात्रा में। और और सर देखिए, इसमें ना एक और चीज़ मेरे को आपसे पूछनी थी, जैसे अब चूँकि मैं अगर आपको बताऊँ, जो भी मैं सेंटर्स पे, रिट्रीट्स पे, मतलब जो सेमिनार्स मैंने अटेंड करे हैं, या मैं भारतीय विद्या भवन की भी बात करूँ, तो यहाँ का तो माहौल ऐसा है कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आपको डॉक्टर्स, आपको मतलब रेवेन्यू ऑफिसर, वेल एजुकेटेड। वेल एजुकेटेड लोग आपको मिलते हैं, ठीक है? और सर काफ़ी बार ना इसमें भी इट गेट्स डिबेटेड कि भई आपका मतलब मैथमेटिकल कैलकुलेशन पार्ट आपका मजबूत है, तो इसका मतलब कि दिस इज़ इनफ, ये काफ़ी है। और ऐसे भी कैटेगरी के लोग हैं जो हम लोग बोलते हैं, जो कंट्री साइड, छोटे गाँव में, कस्बों में बात करी जाए, जहाँ पे बोलते हैं कि वो जो ज्योतिष हैं, वो कभी विद्यालय तो नहीं गए थे, कभी यूनिवर्सिटी तो नहीं गए थे, पर उनके पास तो कृपा है, उनके पास तो शफ़ा है। तो सर जब हम इस पे बात करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए अपार्ट फ्रॉम द मैथमेटिकल कैलकुलेशन एंड एक्सपर्टीज, ये जो देव कृपा वाली टर्म है, इसका कितना कंट्रीब्यूशन आता है सर? सबसे पहले देखो, ज्योतिष एक अच्छे ज्योतिषी के कुछ नियम बताए गए हैं बृहत्पराशर होरा शास्त्र में या बृहत जातक में। उसमें आता है, मोरल कंडक्ट भी आता है। आदमी को मोरली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसका आचरण शुद्ध होना चाहिए, उसे नित्य साधना करनी चाहिए, मंत्र पूजा उपासना करनी चाहिए, तभी वो एक गुड प्रिडिक्टर बन सकता है। मैथमेटिशियन अगर खाली होगा तो क्या करेगा, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके छोड़ देगा वो। उसका इंटरप्रिटेशन है, आचरण सबसे बड़ी चीज़ है उसमें, मोरल कंडक्ट उसका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, मंत्र साधना उपासना उसकी होनी चाहिए। आपने अभी एक उससे पहले बात की थी जी सर। कि बहुत ही नेगेटिव वगैरह लिखा होता है उसमें। हम्म, तो भारतीय विद्या भवन निरंतर यहाँ पर बीसियों साल से रिसर्चेज में लगा हुआ है, गुरुदेव राव सर के उसमें। जी सर। एक बहुत साल पहले, आज से लगभग 11-12 साल पहले की बात है, आपने सुना होगा, त्रिशांश एक वर्ग होता है जिसे हम D30 कहते हैं जी सर। ज्योतिष में। हम्म, बृहत्पराशर होरा शास्त्र में लिखा है कि त्रिशांश को हम मिजरीज के लिए और वीमेन के
कैरेक्टर को एनालाइज करने के लिए देखते हैं, हाँ सर, ये तो मुझे ही पता है। हाँ, आपको ये सर, मालूम है। ये सर। बट राव सर ने इसके ऊपर रिसर्च कराई थी, वो मैंने ही करी थी, उन्होंने कराई कि इससे हम किसी भी फीमेल के प्रोफेशन को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। हाउ शी कैन राइज इन हर प्रोफेशन, पॉलिटिकली करियर में वो कैसे राइज करे, ये हम D30 से बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो उसका वही मैंने बताया, जैसे पहले लिटरल मीनिंग ना देखकर आपको लिबरल मीनिंग लेना होगा। उसमें क्या लिखा था वो उस काल की बात है, काल बदला, सर मेरे को ना अभी मतलब मैं बदल आपको बताता हूँ, गया। हमारे जब मेरे घर में हम्म, जब भी हम्म, जैसे जन्मदिन है, उसकी पूजा होती है, तो वहाँ पे जो हमारे फैमिली पंडित जी हैं, तो काफ़ी बार वो अपने क्लाइंट एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं मुझसे। तो जब उनसे एक बार बात हो रही थी, तो मुझे बता रहे थे कि पता है, वो जो फैमिली थी, वो लेडी थी, उसको सबने मना कर रखा था कि तुम्हारा यू विल नॉट बी एबल टू कंसीव, आपका बच्चा नहीं होगा। लेकिन मैंने बोल दिया था, उनका बच्चा बाद में हो गया था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये सर देखिए, जो साइंटिफिक कैटेगरी है, मैं उसके बियॉन्ड दूसरी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। तो बाद में मैंने उनसे पूछा कि मैंने कहा, इतने कॉन्फिडेंस से आप कैसे कह सकते हो? फिर वो बता रहे थे कि देखो, मैं एक ईष्ट है मेरे, जिनकी मैं अपने साधना में मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर रखा है। और वो बोलते-बोलते भी जब मैंने बोला था, मेरे मुँह से निकला था, तो मैं उनका मंत्र ही है, जो मैं जिसको मैंने इतनी अनकाउंटेबल टाइम्स मैंने उसको उसका उच्चारण करा है, मैं उसी को मेरे जीवा में चल रहा था। तो इसलिए मैं पूछ रहा था सर, क्योंकि ये ना इसमें डिबेट होती है कि इज़ मैथमेटिक्स इनफ, मतलब यू आर एन एथिस्ट बट मैथमेटिकल जीनियस, और दूसरी कैटेगरी में आते हैं कृपा वाले। तो मैं वही चाहता कि इनका ब्लेंड कहाँ पे बनता है? तो यू मीन टू से दोनों ही ज़रूरी हैं। तो मैंने वही बताया ना, उसका आचरण, मोरल कंडक्ट और उसकी मंत्र पूजा साधना, ये सब इनके ब्लेंडिंग से ही ये प्रेडिक्टिव पावर्स आती सर हैं। आपने अभी मुझको बता ही देते। सूर्य, हाँ। सूर्य उपासना, गुड प्रेडिक्शंस के लिए सूर्य उपासना करनी चाहिए। सर अभी आप बता ही तो रहे थे कि आपके जो अपने जो मंत्र हैं, जो आपकी एक लिस्ट ऑफ डेली मंत्रास हैं, आपने उसमें नारायण कवच बताया था। आप गुरुदेव राव सर यही कराते हैं, किसी अगर आपको जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, 3 बार नारायण कवच करने शुरू कीजिए आप रोजाना। धीरे धीरे समय के साथ वो आपको उसमें शक्ति इतनी मिल जाएगी कि आप उसे बर्दाश्त करें। समय आएगा, दशा बदलेगी, सब ठीक हो जाएगा। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें हम नित्य। और सर अभी आप वो भी बता रहे थे कि जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, तो आपने कहा था कि कोई स्पेसिफिक मंत्रास। हाँ, जो गुजरात में ये भी, मैं जो कुछ भी बता रहा हूँ, पहले मैं बार-बार ये बात कहता हूँ, जो कुछ भी मैं आज बोल रहा हूँ, ये सब कुछ मेरे गुरुदेव श्री केन राव जी ने हमें धीरे-धीरे सिखाया होता था। दिमाग में कुछ चीज़ें कभी क्लिक करती हैं, सावन का महीना चल रहा है, तो ये शिव भगवान के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो गुजरात में जिनका बिज़नेस समाप्त हो जाता था, तो उन्हें बताया जाता था कि दोपहर के समय लिंगाष्टकम का स्तोत्र का पाठ करें और शिव जी पर जल चढ़ाएं। आजकल वो चल रहा है, सावन चल रहा है, ये तो और भी बहुत अच्छा है। उसमें आता है, संचित पाप विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ऐसे ही उसके बाद आता है, अष्ट दरिद्र विनाशन लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। तो 8 दरिद्रों को, इन सब पापों को काटने वाले सिर्फ और सिर्फ एक भगवान शिव हैं। और सर आपने ये बताया था, अगर किसी के साथ अगर आपका जो स्वभाव में सौम्यता नहीं है, आपने उसके लिए भी कोई शिव जी का मंत्र बताया था? उसके लिए मधुराष्टकम बताया था। अगर मधुराष्टकम। कोई बच्चा घर में जिद्दी है, यस सर। लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, तो ओके। मधुराष्टकम का पाठ उसे करा जाए। अब बच्चा है वो नहीं कर सकता, माता कर सकती हैं उसकी, नाइस, वेरी गुड। वो सुनाएं उसे। और सर अब सर देखिए, क्योंकि अब हम लोगों ने बात करते हुए हम लोग एक कहीं न कहीं हम रेमेडियल पार्ट तक पहुँच गए। सर देखिए, जब हम लोग ज्योतिष में रेमेडीज़ की बात करते हैं, इसकी एक प्रॉपर एक कल्ट फॉलोइंग है। क्योंकि सर देखिए, ज्योतिष के पास अगर आप और मैं एक जो मॉडर्न शहर में रह रहे हैं, हम लोग जनरली जाते हैं गाइडेंस के लिए, काउंसलिंग के लिए जाते हैं। लेकिन लोगों के मन में ये थोड़ा एक होता है कि ज्योतिष के पास जाना, उपाय करने से मेरा भाग्य पलट जाएगा। देखिए जनरली जो साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, लोग रेमेडीज़ 2 सिचुएशन में करते हैं, उपाय, ज्योतिषी उपाय। एक होता है कि कोई आपत्ति, मतलब कोई विपत्ति चल रही है, कोई बुरा समय है, उसको उससे निजात पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए। और दूसरा होता है अच्छी चीज़ों की प्राप्ति के लिए, अपनी मंशा पूरी करने के लिए। तो सर बीइंग अ ट्रेन्ड टीचर, प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर एंड अ एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, आप मुझे रेमेडी का ये जो साइंस काम कैसे करता है, इसके बारे में बताइए? देखिए, आदि शंकराचार्य जी ने वैसे तो 4 ही उपाय बताए हैं। गेयम गीता नाम सहस्त्रम, ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम,
नेयम सज्जन संगे चित्तम, देयम दीन जनाय च वित्तम। पहला है गेयम गीता नाम सहस्त्रम, गीता का स्वाध्याय करें। ध्येयम श्रीपति रूप मजस्रम, विष्णु भगवान का ध्यान करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। नेयम सज्जन संगे चित्तम, सज्जन पुरुषों का संग करें। और देयम दीन जनाय च वित्तम, जरूरतमंद की आर्थिक मदद करें। उन्होंने ये उपाय बताए, लेकिन कुछ संत महात्मा होते थे जो और स्तोत्रों पे या मंत्रों पर बहुत फोकस किया करते थे। अगर बीमार आप हैं तो दवाई आपको ही खानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है आपने किसी को पैसे दिए और वो पंडित जी वो कर देंगे। वो पंडित आजकल नहीं मिलते जिनका इतना शुद्ध आचरण हो। जो इसके लिए उपाय करते हैं उनके लिए बहुत ही कठिन एक तपस्या सी होती है। अगर उपाय कर रहे हैं कैसे रहना होगा, वो स्वपाकी होते हैं, एक बार खाना खाएंगे, खुद खाना बनाना होगा, कुशा के आसन पर उन्हें सोना होता है। वो पंडित आजकल नहीं मिलते। तो अगर आपको बीमारी आई है तो दवाई आपको लेनी होगी। तो मंत्र पूजा उपासना जो भी होगी, जिस पर दशा अच्छी नहीं चल रही, उनसे थोड़ा सा उसका प्रभाव कम हल्का हो जाता है। आप प्रारब्ध को मिटा नहीं सकते, किसी सूरत में प्रारब्ध को नहीं मिटा सकते। जो प्रारब्ध है वो तो आपको भोगना ही होगा भाई, भोगना ही होगा प्रारब्ध तो। तो सर देखिए इसमें जब हम लोग बात करते हैं समस्याओं की, तो समस्याएं ज़्यादातर जो किसी को जीवन में प्रताड़ित करती है, परेशान करती है, वो जनरली आती है शनि देवता से, या तो राहु केतु से, या तो मंगल से। तो अगर बात करी जाए जो सब जिनके नाम से भयभीत हो जाते हैं, पर मेरे तो वो फेवरेट हैं, शनि देवता की। तो शनि ग्रह की अगर रेमेडीज की बात की जाए, क्योंकि आपने बोला कि प्रारब्ध से कोई बच नहीं सकता। शनि देवता तो कर्म के देवता हैं, आपके सारे कर्मों को बस कर्माधिपति हैं। कर्माधिपति हैं। तो आप ये बताइए सर, जो ये जो साइकोलॉजी एंड द साइंस बिहाइंड द रेमेडी, हाउ इफेक्टिव इट इज, और किस एक्सटेंट तक ये आपको आपके लिखे हुए को बदलने में कारगर होती है सर? संचित कर्म होते हैं हमारे जीवन के, उसका कुछ हिस्सा हमें जीवन में मिलता है जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं, वो हमें भोगना है। और कुछ क्रियान्वयन कर्म हैं जो हम अच्छे कर्म करके, अगर कुछ बुरे ऐसा है समय है हमारा, हम उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं, जिसे हम फ्री विल भी कह सकते हैं, उसे वो फ्री विल होती है। अब आपने बात की शनि की, शनि न्याय का देवता भी है। जैसे हम साढ़े साती की अगर बात करें, जब साढ़े साती आती है तो वो सारा आपको फल दे के, जीवन के जो भी हैं वो फल देकर निकल जाता है। चाहे आप अच्छे होंगे तो अच्छा समय बीतेगा आपका। जैसे हमारे देश के 15 प्रधानमंत्री अपनी साढ़े साती के दौरान ही बने हैं, तो साढ़े साती तो खराब नहीं हुई। और सर ये बात आपसे आ रही है, जो इतना कोर आप लोगों की रिसर्च है, तो मींस इट्स अ वैलिड थिंग, इट्स तो अ वैलिड थिंग। साढ़े साती जो होती है वो सिर्फ साढ़े साती तो एक ट्रांजिट है। इसके लिए आपको लगन देखना होगा, जन्म कुंडली में लगन कौन सा है, आपको दशा देखनी होगी, उसका आधिपत्य देखना होगा शनि का, योग कारक तो नहीं है, एग्जॉल्टेड तो नहीं है। तो साढ़े साती का करिए कुछ। शनि की जो आप बात कर रहे हैं, इसके लिए हनुमान चालीसा का, हनुमान चालीसा करें यहाँ बैठ के, शनि मंदिर में जाके शनि का सरसों का तेल दान करें। इससे इसका ताप कुछ कम हो जाता है, समाप्त नहीं होता। आपको सहने की एक शक्ति मिल जाती है इन चीज़ों को, और वो समय कटता है, दशा बदली, वो अनुकूल हो गया। और सर इसमें जैसे शनि देवता के बाद अगर हम लोग राहु केतु की बात करते हैं, तो जैसे हम बोलते हैं कि चलिए शनि देवता का जो मतलब थोड़ा बहुत मैंने भी देखा है कि क्योंकि शनि ग्रह स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो शनि ग्रह की से अगर आपको रिवॉर्ड मिलते हैं या आपको पनिशमेंट मिलती है, इट टेक्स इट्स ओन ड्यू टाइम, कि जिसमें अगर इंसान सतर्क हो जाए, अपने कर्म आचरण बदल ले, तो शायद कुछ उसको रिबेट मिल जाए शायद। लेकिन राहु केतु आकस्मिक ग्रह हैं, मतलब छाया ग्रह हैं, शैडो प्लैनेट्स। हाँ शैडो प्लैनेट्स। तो राहु केतु की रेमेडीज कितना काम करती है, आप उस पर कुछ बताएंगे सर? देखिए इनके भी नवग्रह स्तुति में इनके भी मंत्र दिए हुए हैं राहु केतु के। राहु एक तरह से पॉइजन भी है, अगर चंद्रमा के साथ बैठ जाए तो मन में पॉइजनिंग कर देता है, आपके मन को कलुषित कर देता है। ये 5th हाउस में आ जाए, चंद्रमा राहु आ जाए तो बुद्धि भी आपकी भ्रमित हो जाती है, आपकी सोच गलत हो जाती है। तो इसके लिए यही होता है कि राहु के मंत्र करें, बटुक भैरव स्तोत्र का पाठ करें राहु के लिए। और सर केतु के लिए? केतु अपने आप, केतु इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लैनेट, ही इज अ सिग्निफिकेटर फॉर द स्पिरिचुअलिज्म।
स्पिरिचुअलिज्म का होता है, ये सिग्निफिकेटर होता है। अमूमन ये कभी भी किसी का खराब नहीं करता केतु। सर मार्केट में परसेप्शन है कि कहते हैं कि राहु तो फिर भी बुरी आदतें दे सकता है, चरित्र आपका कर सकता है, केतु तो बर्बाद कर देता है, नहीं, जो ऐसा नहीं मार्केट है। में परसेप्शन नहीं, है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये अगर जुपिटर या मरकरी के साइन में बैठा होता है, अच्छे माने जाते हैं केतु भी और राहु भी। फिर दूसरा, ये फल देते हैं अपने डिस्पोज़िटर का, ये जिसकी राशि में जाके बैठे, उनका स्वामी कौन है, उसके अनुसार फल देते हैं। राहु बहुत ज़्यादा डेविएशन देता है, केतु कम डेविएशन देता है। और लेकिन सर आजकल जो मार्केट में सब परसेप्शन बन गई है कि मतलब राहु को तो लोग एक्टिवेट कराने के लिए इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गए हैं कि भाई राहु मतलब वेल्थ, राहु मतलब मेरे को फेम। तो सर अब जो बदलते डायनामिक्स हैं, जब हम रही सोशल मीडिया के ज़माने में रहे हैं, तो उसमें सर मतलब आप क्या बोलते हैं कि राहु का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि और ग्रहों का रोल जो है वो विद द चेंजिंग टाइम्स इतना रैपिडली बदला है जितना राहु का रोल बदला है। तो आप अब 2024 के माध्यम से बात करी जाए, आप राहु को कहाँ पे रखते हैं सर? देखो, अगर सतयुग की बात की जाए, तो एग्ज़ॉल्टेड जुपिटर को उस ज़माने में बहुत अच्छा माना जाता था। उच्च का गुरु है, एक विज़डम, मोरल कंडक्ट वाला बड़ा ही एक सच्चा आदमी है। ये सब बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो लेकिन आज के युग में अगर बात करी जाए, तो गुरुदेव श्री केन राव जी का जैसे 10th हाउस में एग्ज़ॉल्टेड जुपिटर है, उनके मोर देन 40 ट्रांसफ़र्स हुए जॉब में। सबॉर्डिनेट्स बर्दाश्त नहीं कर पाते, बड़े लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते अच्छे जुपिटर को। तो आजकल राहु को इसलिए कहते हैं क्योंकि जितनी भी मटेरियलिस्टिक लग्ज़री वगैरह है, वो सब राहु देता है। ज़माना बदला, इस मॉडर्न उसमें युग में सब राहु दे रहा है हमें ये सब कुछ अब। सर मैं इसमें आपको थोड़ा-सा एक एनेक्डोट शेयर करना चाहूँगा। मेरे को जिनको मैं एक जानता हूँ, उनको एस्ट्रोलॉजी आती है। वो कह रहे यार मतलब ना मेरी सिस्टर की शादी नहीं हो पा रही। तो मैंने कहा कुंडली तो आपको देखने आती है। कहते उनका गुरु बहुत मजबूत है। मैंने कहा गुरु मजबूत है, शादी नहीं हो रही? कहते यार ईगो और ना जो एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ गई है। तो ये कि जब आपने जैसे बताया कि इतने ट्रांसफर्स हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो एक्सॉल्टेड बृहस्पति कलयुग में एक्सपेक्टेशन इतनी अनरियलिस्टिक बढ़ा दी है। लेकिन राहु लोगों को फिर भी फल दे रहा है। एग्ज़ैक्टली एक्सपेक्टेशंस नहीं है। ये उसकी मोरल एक तरह से विज़डम देता है ये जुपिटर, विज़डम देता है। वो गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाता आदमी, गलत चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता है। आप कहें इसे एक तरह से, गलत चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाता वो, आदमी को डिप्लोमैटिक नहीं बनने देता। और ये सारी चीज़ें जो एंटी हैं, बृहस्पति के ये राहु सात्विकता के से, पास है ये सारी, राहु के पास ये है। राहु के पास है सिग्निफिकेशन। अदरवाइज़ राहु को ब्याहु कहा जाता है, अगर 7th हाउस से कनेक्टेड प्लैनेट की दशा ना हो। सर ब्याहू बोले तो मतलब? ब्याहु ब्याह कराता है, विवाह विवाह कराता विवाह है। कराता है। ओह! यस। नाइस, नाइस। अगर ये विवाह समय में राहु की दशा आ जाए एंड इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद द 7th हाउस, 7th लॉर्ड, तो राहु की दशा में विवाह भी होता है। अरे वाह! वेरी गुड। राहु इज़ ब्याहु। ब्याहू। सर वो एक आपने बताया, देखिए हमारे इस पॉडकास्ट की सीरीज़ में ना सबको राहु के बारे में कुछ नया एलिमेंट मिल रहा है। पिछले एपिसोड में जो आए थे, कहा देख राहु के लेटर्स कितने हैं? RAHU। रिच में कितने लेटर्स हैं? RICH। तो मुझे लगता है आज हमें नया एक और वो मिल गया। सर अब देखिए मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, जो हम ऑफ द कैमरा भी जब डिस्कस कर रहे थे। सर देखिए ये थोड़ा-सा स्पिरिचुअल और फिलॉसफिकल हो जाएगा। जब इस विषय में बात होती है कि हमें इस जन्म में, कुंडली में ऐसे ही ग्रह क्यों मिले? तो इसको एक स्पिरिचुअल फिलॉसफिकल वे में आप कैसे देखते हैं? और सर इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा। देखिए अभी ना हाल ही में जैसे एक जियो टेलीविज़न में एक सीरीज़ आई थी जो कि बहुत अच्छी चली, असुर। तो उसमें ना एक सीन था, तो उसमें क्या होते हैं, तो बैक स्टोरी दिखा रहे थे उस कैरेक्टर की। तो ये दिखा रहे थे कि भई जो एंटागनिस्ट जो कैरेक्टर हैं, उनके जो फादर हैं वो बहुत विख्यात मतलब प्रख्यात पंडित हैं, उनको बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज है। तो उन्होंने प्लान करा था कि जो बच्चा होगा वो इसी घड़ी में होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, कुछ दिनों पहले ही उनकी वाइफ शायद शी स्लेप्ट, वो सीढ़ियों से शायद गिरी और उनका डिलीवरी 2 या 3 दिन पहले करनी पड़ गई। और बता रहे हैं कि जो देवता होना था वो असुर वाला युग था। तो ये मैंने बस एक आपको शॉर्ट वो दी है। पर वैसे आप क्या कहेंगे कि मतलब हमारी कुंडली में जो हमें ग्रह मिलता है, मुझे अष्टम भाव मजबूत मिला, किसी को दशम भाव मजबूत मिला, किसी को बृहस्पति उच्च का मिला, या उस दिन का चंद्र उसे इसी गंडमूल नक्षत्र में मिला। तो इन शॉर्ट हमारी कुंडली में जो हमें ग्रह मिलते हैं, उसके पीछे स्पिरिचुअल फिलॉसफिकल क्या रीज़न हो सकता है? परिवार में जो भी लोग जन्म लेते हैं, उनकी सबकी इंटरलिंक डेस्टिनी होती है, इंटरलिंक डेस्टिनी होती है। वो खास समय पर जो पैदा हुए, उनका प्रारब्ध होता है कि इस जन्म में जो हमें परिवार के सदस्य मिले होते हैं, पिछले जन्म में उनका कोई ना कोई रिश्ता रहा होता है किसी भी रूप में। जैसे अगर आपने किसी का पैसा खाया पिछले जन्म में, या ज़मीन हड़प ली, कुछ कर लिया, दुखी किया किसी को, वो हो सकता है इस जन्म में आपका एक सुंदर पुत्र के रूप में जन्म ले,
और अंत में आपको बहुत परेशान करके, आपको दुखों में डाल के, आपको छोड़ के भी चला जाए। तो सर ये आप ये बोल रहे हैं कि ये हम लोग कुंडली देख के ये चीज़ प्रमाण के साथ हम लोग लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये योग कैन लीड टू दिस रीजनिंग। ये इट वाओ! कैन बी, ये दृष्टिकोण से कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने बहुत, जैसे गुरुदेव कर सकते हैं, बहुत आपको आराम से नहीं मिलेंगे इस चीज़ को स्टडी करने वाले, जो लेकिन पॉसिबिलिटी है, यस, इट्स बिकॉज़ इट्स अ पॉसिबल। रिकार्नेशन थ्योरी। हमारी एस्ट्रोलॉजी जो है ये रिकार्नेशन थ्योरी पे बेस है। बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं। शांति देवी जी का गुरुदेव एग्ज़ाम्पल देते थे। जिनका अब गोपाल दास का, हाँ, पूर्व जन्म जिनको याद था, हाँ, जिनको याद शांति था, देवी जी। गोपाल दास शकरपुर में रहा करते थे। शांति देवी चांदनी चौक में थी, जिनके ससुर का नाम था शायद जवाहर था, ओके। शायद, अगर हुँ, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। हुँ। तो सर ये आप जैसे बात करते हैं हम लोग जैसे आप श्रीनिवास रामानुजम की बात करी जाए, अभी जो शाकुंतला देवी हैं, जो हुँ, कि हुँ। इतनी जीनियस मैथमेटिशियन थी, मैथमेटिशियन तो थी। ये कहीं न कहीं इसका पास्ट लाइफ से कनेक्शन हो सकता है क्योंकि जो चीज़ हम एक रैशनल लेवल पे नहीं समझ पा रहे, तो कुछ पास्ट लाइफ से कनेक्शन हो सकता है कि इस फील्ड में जो आपका एक्सपर्टीज़ है, वो पूर्व जन्म से चल रहा है, इस एरिया में काम आपका। नहीं, इससे नहीं, ये जो स्किल है मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स वगैरह की नहीं हम कह सकते, ये पूर्व जन्म से है। वो कुछ स्पिरिचुअल उसका आप कह सकते हैं कि पूर्व जन्म में आप कोई साधना वगैरह कर रहे थे, अचानक आपने शरीर छोड़ दिया, मृत्यु हो गई किसी कारण से, आपकी साधना वहाँ छूट गई। तो इस जन्म में आपका जन्म किसी ऐसे परिवार में होगा, जहाँ आपको माहौल ऐसा मिल जाएगा कि आप अपनी साधना जहाँ छूटी थी, वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं है कि अगले जन्म में आपकी साधना फिर नए रूप से शुरू होगी। जहाँ आपने साधना छोड़ी थी, वहीं से आपकी साधना अगले जन्म में शुरू होगी, और ये श्रीमद् भागवत गीता में आता है। मैं अभी भूल गया हूँ, अध्याय तो मैं भूल गया कौन-सा है, ओके, ओके, ओके। इतनी नहीं लेकिन है उसमें रिटेनिंग उसका पावर। रेफ़रेंस वहाँ पे भी है। हाँ, वहाँ रेफ़रेंस दिया हुआ है कि जहाँ पे आपकी साधना छूटी है, अगले जन्म में आपको कोई ऐसा परिवार मिलेगा, जहाँ पे आपको सारा वो अनुकूल एक वहाँ पे वातावरण मिल जाएगा कि अपनी साधना को आप कर सकें। सर इसमें जब हमारी ऑफ द कैमरा बात हो रही थी आपने ये भी ज़िक्र करा था कि निपुणिक दशा बैलेंस होती है। तो क्या इसी का ये बारे में बताती है कि ये आपका पास्ट लाइफ में इस एरिया में यू फिनिश्ड योर लास्ट लाइफ नहीं, और नहीं, 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 ओके ये नहीं, कुछ और है? दशा बैलेंस इस बारे में नहीं बताती। ओके, दशा ओके। बैलेंस तो अमूमन आप देखेंगे तो अंतर और पतंतर दशा आपकी जो है 9th लॉर्ड, लग्न लॉर्ड या 5th हाउस से कनेक्टेड होती है। दशा बैलेंस आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए कहलाती है क्योंकि वही आपके पूरे जीवन के पैटर्न को डिसाइड करती है कि आपका जीवन कैसे चलेगा। तो सर ये जो हमारी लेमैन मतलब अगर हुँ, आम जनता को जिनका एस्ट्रोलॉजी में बेसिक नॉलेज है, हुँ, तो हुँ। दशा बैलेंस क्या होता है आप ये बताएँगे एक बार? दशा बैलेंस होती है जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा है। जब आप हाँ, जब आप पैदा हुए, ठीक है। कोई भी एक आदमी पैदा हुआ, तो चंद्रमा किस राशि में बैठा है और वो किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र का स्वामी कौन है? जो स्वामी होता है ग्रह, जैसे मैं कहूँ अगर कर्क में अ, 20 मिनट का चंद्रमा बैठा है, ठीक है सर। कर्क में 20 में, तो ये पुनर्वसु नक्षत्र हुआ ठीक है सर। और जुपिटर का इसका लॉर्ड है। ठीक तो है। जब वो पैदा हुआ, तो उसे जुपिटर का बहुत कुछ समय की दशा बैलेंस मिली। ओके तो ये दशा बैलेंस है, ये जो दशा जन्म के बैलेंस समय है। जो आपको मिली। हाँ। हाँ, हुँ, अब इसके बाद शनि की दशा आएगी, ठीक है। फिर मरकरी की दशा आएगी। ठीक। तो ये आपके लाइफ पैटर्न को डिसाइड करती है कि आपका जीवन कैसे चलेगा। तो आप सर ये बोल रहे हैं कि जो मतलब जो आपका जन्म नक्षत्र का जो मालिक है, मालिक है, वो काफ़ी कुछ जानकारी देता है। बिल्कुल, वही जानकारी देता है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही होता है। वाओ! तो सर इसमें देखिए जैसे अभी हमने बात करा कि जो हमें हमें कुंडली में स्पेसिफिक ग्रह ही क्यों मिलते हैं, इसमें मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। ज्योतिष में एक ये बहुत बड़ी चीज़ होती है प्रॉमिस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल काफ़ी बार क्या होता है हुँ, कि हुँ। लोग आते हैं सटीक ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब माँगने आते हैं और जब एस्ट्रोलॉजर थोड़ा इधर-उधर कर रहा होता है कहते हैं यार हाँ, तुम डिप्लोमैटिक जवाब दे रहे हो, सीधा यस। जवाब नहीं दे रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए सर इसमें थोड़े एथिक्स और मॉरल्स भी आ जाएँगे, आप वो भी बताइएगा क्योंकि यू आर अ वेरी सीनियर लर्न्ड एस्ट्रोलॉजर, बहुत लोगों को इससे मार्गदर्शन मिलेगा एज़ अ क्लाइंट और एज़ अ प्रैक्टिसिंग एस्ट्रोलॉजर एज़ वेल। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जैसे अभी ओलंपिक्स चल रहे हैं, अगर कोई एथलीट किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, पूछता है कि भई क्या मुझे मेडल मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक बच्चा जो यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहा है, वो बिल्कुल, जाके पूछता है कि भई आप मुझे गोल-मोल मत बोलो। आप मुझे बताओ मेरी कुंडली में प्रॉमिस कलेक्टर प्रिस्क्राइब्ड बनने का आंसर दो मुझे। हाँ, कि मैं कलेक्टर मैं आईएएस बनूँगा या नहीं बनूँगा? प्रॉमिस की बात करते हैं, 2 क्वेश्चन थे आपके। एक तो क्या ओलंपिक में कोई एथलीट मेडल लाएगा या नहीं लाएगा? दूसरा क्वेश्चन था यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करेगा या नहीं करेगा? सर मतलब ये एक रेफरेंस हाँ, एग्ज़ाम्पल था। मैं हाँ, भी इन दोनों रेफ़रेंस के ही मैं द दोनों के जवाब दे देता हूँ आपको, और कहेंगे और जवाब दूँगा। अब एक एथलीट की बात करते हैं, तो आउटडोर गेम्स जो होती हैं वो हम 6th हाउस से लेते हैं, इंडोर गेम हम 3rd हाउस से लेते हैं। तो 6th हाउस शुड बी स्ट्रॉन्ग, 6th लॉर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग,
and Karak for these activities Mars, they should be strong. Then you can see yes, there is a promise. Now promise is there. At right time, Dasha should also favorable. 6th हाउस 6 लॉर्ड से रिलेटेड कोई दशा होनी चाहिए. सर दशा हमारे जनरल ऑडियंस के समय पीरियड पीरियड समय जब है, जब वो एक ओलंपिक में गया तो 6th हाउस से जो भी प्लैनेट्स कनेक्टेड हैं उनमें से किसी एक प्लैनेट की या ग्रह की दशा होनी चाहिए. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आफ्टर इसके बाद सबसे फेवरेबल ट्रांजिट भी होना चाहिए, यानी जुपिटर और शनि इन्हें देख रहे हों गोचर के, तो आप कहेंगे यस यू विल डू, कॉन्फिडेंस से कहेंगे आप कर सकते हैं. फिर बात आती है यूपीएससी एग्जाम की. तो यूपीएससी एग्जाम के लिए अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज़ होती है उसकी प्राइमरी शुरू की एजुकेशन. डायरेक्ट कोई ऐसी नहीं बन जाएगा यूपीएससी के एग्जाम देने बैठ जाएगा. इसका मतलब क्वाइट वो इंटेलिजेंट रहा होगा, तो उसका 5th हाउस 5th लॉर्ड स्ट्रांग होना चाहिए. यूपीएससी एग्जाम वगैरह के लिए सन और मरकरी भी स्ट्रांग होने चाहिए. एजुकेशन की बात करते हैं जब आपने एजुकेशन का, तो एजुकेशन का सिग्निफिकेटर और कारक होता है मरकरी. मरकरी वेल प्लेस स्ट्रांग होना चाहिए, तो उसका एजुकेशन एक लेवल जो अच्छा होगा. अब आई बात यूपीएससी कम्पिटिटिव एग्जाम करेगा नहीं करेगा. कंपटीशन के लिए अगेन वी विल कम टू 6th हाउस. तो 6th हाउस 6 लॉर्ड स्ट्रांग है, उसका दशा इससे रिलेटेड है, तो आप छूटते कहोगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. अब स्ट्रांग का पोटेंसी कितनी है, वो एग्जॉल्टेड है, वो मूल त्रिकोण में है, किस राशि में है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी रैंकिंग आ जाएगी. तो मतलब सर आप कह रहे हैं कि ज्योतिषी विद्या में ये सामर्थ्य है इन सवालों के सटीक जवाब देने का, मैं कमी एस्ट्रोलॉजर में हो सकती मैं है उसके आपको ज्ञान फिर में। कहता हूँ, ज्योतिष गलत नहीं हो सकता, ज्योतिषी गलत हो सकता है. ज्योतिष गलत नहीं है, ज्योतिष के नियम पक्के हैं. और सर देखिए, वैसे मैं अब नाम नहीं लूंगा, अभी हम लोग ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं 1 अगस्त 2024 को, जिसमें अभी एक आईएएस ऑफिसर थी फीमेल जो कि काफ़ी कंट्रोवर्सी हाँ में थी, बिल्कुल और बिल्कुल एक कल ही वर्डिक्ट आया कि उनका जो मतलब सिलेक्शन था वो रद्द हो गया, कैंसिल हो गया। कैंसर हो तो गया. ये भी कुछ ऐसे योग होंगे कि मतलब वो मिलते मिलते भी उनको नहीं मिला। हाँ नहीं देखिए, वो तो उन्होंने फ्रॉड किया, चीटिंग किया. ओके चीटिंग में अक्सर मार्स का रोल आता है. सर, लोग जनरल लोग सोचते हैं राहु और चीट नो नो मार्स का रोल आता है. मार्स तर्क का कारक होता है, तर्क कुतर्क करना. अगर एफ्लिक्ट हो गया मार्स तो तर्क को वो कुतर्क में बदल देता है. उन्होंने किसी और नाम से एग्जाम दिए हैं ओके इसका आईएएस के. उन्होंने इसमें अपने पेरेंट्स के नाम भी बदल के नाम दिए हैं. ओके, तो इससे कहते हैं कि हाथ आया मुंह को ना लगा, कि मतलब हाँ होते हुए भी चीज़ नहीं मिली। हाँ, क्योंकि ये सब उनके उसमें प्रॉमिस नहीं था. प्रॉमिस प्रॉमिस नहीं नहीं था. सर देखिए, अभी हम ऑफ द कैमरा जब बात कर रहे थे, आपने बताया कि काफ़ी बार क्या होता है जब हम लोग अपनी कुंडली खुद से पढ़ना शुरू करते हैं, जब तक आपकी प्रॉपर सीक्वेंशियल प्रोफेशनल लर्निंग नहीं हुई है, हम लोग कुंडली में नीच के ग्रह देख के डर जाते हैं कि यार मेरा तो बृहस्पति नीच का है, मेरा तो शुक्र नीच का है। तो आपने इसमें मेरे को एक नया पर्सपेक्टिव दिया कि नीच के ग्रह से भी आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो नीच के ग्रह जो होते हैं वो सिर्फ कमजोर हो जाते हैं और कुछ नहीं है. उनमें कमजोरी आ जाती है. ये एक होरासार एक क्लासिक है हमारा एस्ट्रोलॉजी का, पृथ्वीयाश का, वराह मिर्जी के पुत्र हैं, उन्होंने लिखा है. उसमें उन्होंने लिखा है जब कोई नीच का ग्रह अपनी नीचता की डिग्रीज को पार कर जाता है तो वो बिल्कुल ऐसे ही प्रफुल्लित होता है जैसे जेल से निकला हुआ बंदी और पिंजरे से छूटा हुआ एक परिंदा होता है. यानी उसके उसमें दोष समाप्त हो जाता है. दूसरा, आपको नीच का ग्रह बैठा है D1 में, इसकी स्ट्रेंथ आपको नवांश में ज़रूर देखनी होगी. अगर D1 में लगन चार्ट में कोई ग्रह नीच का है, नवांश में उच्च का हो गया, तो वो स्ट्रांग हो गया. नवांश लग्न कुंडली में उच्च का है और वो नवांश में नीच का हो गया, तो वो ग्रह कमज़ोर हो गया. इसीलिए कहा जाता है बिना नवांश को देखे या डिविजनल चार्ट को देखे बेयरली आप D1 के ग्रहों को एनालाइज नहीं कर सकते. तो सर ये जो ट्रांजिशन आती है, जैसे मैं आपसे समझना चाहूँगा हम्म बीइंग एन एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट बाय माई हम्म सेल्फ, अगर हमने ये केस लिया कि लगन चार्ट में जो मेरा ग्रह है हम्म वो कमज़ोर है हम्म और नवमांश में उच्च का है, हम्म तो ये लाइफ में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा? ऐसा होगा कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट हाफ मेरा स्ट्रगल पूर्ण रहेगा, सेकेंड हाफ में सफलता मिलेगी, या मेरे को रिपीटेड अटेम्प्ट्स के बाद सफलता मिलेगी, या उपाय करके सफलता मिलेगी? आप इसको कैसे देखते हैं? लगन का कमज़ोर और नवमांश का मजबूत,
तो ये लाइफ में कैसे रिफ्लेक्ट करता है? इसका देखिए ऐसा होता है, नीच का ग्रह था, आपको क्योंकि वो बेसिक प्रॉमिस था उसमें नीच नीच का हुआ वो, ओके, तो कमजोरी तो आई गई। ओके। आप अपना पुरुषार्थ करेंगे तो उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। सर देखिए, मैं तभी हैरान होता था जब मैंने एस्ट्रोलॉजी नई-नई फॉलो करनी स्टार्ट करी थी कि देखिए, हम लोग किंग खान बोलते हैं शाहरुख खान को। हम्म एंटरटेनमेंट के किंग हैं, बादशाह हैं हम्म। और मीडिया परफॉर्मेंस। अब जो उनकी कुंडली एस्ट्रो सेज वगैरह में हैं, सिंह लगन है और लग्नेश जो सूर्य है, वही तीसरे भाव में डेबिलिटेटेड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो मैं भी सोचता था बात कि काटता हूँ आपकी मैं यहाँ पे। ओह सॉरी, किस राशि में गया? तुला में तीसरा घर किस चीज का होता है? सोशल मीडिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स, मार्केटिंग। शुक्र की राशि में गया। ओके। वो सारे उसमें सिग्निफिकेशंस आ गए। नाइस। हाँ, वही सर, बिल्कुल। वो चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूज़ करती थी ना। आज आपने एक प्रॉपर सूत्र के और एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के साथ हमें बताया। जैसे अभी आपने कहा था कि किसी कोई हैं जिनका जुपिटर नीच का है हुँ, और वो बड़े पॉपुलर हो रहे हैं। नीच का टीचिंग की हो वजह से। हाँ, नीच का होकर वो शनि की राशि में गया। नीच शनि की राशि में हुआ, जिसने उसे अकल्ट साइंस भी दिया जुपिटर जब तो देखा। सर देखिए, चलिए इसी कॉन्टेक्स्ट में जो आपके स्टूडेंट्स हैं, वो हुँ, बहुत लाभान्वित होंगे इन सूत्रों से जो हम डिस्कस कर रहे हैं। हुँ। तो आपने कहा, मेरा पॉइंट ये था कि बृहस्पति नीच का है, जो कि वो शनि की मकर राशि में होता है। तो इसका मतलब ये कि जो बृहस्पति कारक चीज़ें हैं, एस्ट्रोलॉजी, गूढ़ विद्याएँ या आध्यात्मिक विद्याएँ, एस्ट्रोलॉजी का नहीं है ये। वो तो शनि, हाँ। ये क्लासिकल नॉलेज का है। क्लासिकल में संस्कृत हो गई या ओल्ड आपके वो होते हैं जो हुँ, शास्त्र वगैरह हैं। यस सर। एग्ज़ैक्टली आप एस्ट्रोलॉजी के लिए सिर्फ़ जुपिटर को ही एक सिग्निफिकेटर नहीं मानेंगे। ओके। तो मतलब ये कि वो कमज़ोर हुआ, लेकिन उसके बाद भी इस राशि में है, हाँ। उसकी जो मूल क्वालिटीज़ हैं, अगर आप उसको एम्ब्रेस करते हो, अपनाते हो, तो देयर इज़ स्टिल अ पॉसिबिलिटी कि आप रिज़ल्ट ले हाँ, सकते हैं। फिर दूसरा नीच भंग राजयोग भी होते हैं कुंडली में। हाँ सर, वो तो हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, वो चीज़ वैलिड होनी चाहिए। अब सर देखिए, मेरे को आपसे ये चीज़ पूछनी थी, जैसे हम लोग बात करते हैं, भारत तो देखिए ज्ञान की भूमि है, कण-कण में यहाँ ज्ञान है, अध्यात्म है। अब देखिए, जैसे मैंने हाल-फिलहाल में सर, मैं जब से कनाडा से यहाँ पे आया हूँ, मैं अलग-अलग एस्ट्रोलॉजी की एग्ज़िबिशन्स वगैरह अटेंड कर रहा हूँ। तो वहाँ पे अलग-अलग रीजन्स के जो एक्सपर्ट हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे मतलब परिचय हुआ, मिलना हुआ। तो यहाँ पे ना ये चीज़ बहुत चलती है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये चीज़ें बोली जाती हैं कि जो तमिल एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके पास कुछ अलग एक्सपर्टीज़ है। सर मैं आपकी स्माइल से समझ गया, आप अच्छा आंसर देंगे। और जैसे राजस्थान में बीकानेर है, वहाँ के एस्ट्रोलॉजर्स या जोधपुर के एस्ट्रोलॉजर्स बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ तक कि सर, मैं जब आपका वेट कर रहा था, रिसेप्शन पे ही मेरे को राजस्थान के ही बेस्ट मिले। वो बोल रहे थे, कहते वो राजघरानों के एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, वहाँ तो घर-घर में ज्योतिषी हैं। तो अब मैंने आपको बताया रीजन्स कि हम तमिल की बात करें, हम राजस्थान की बात करें, हम बंगाल की बात करें, तो एस्ट्रोलॉजी एज़ अ साइंस अलग-अलग रीजन्स पे कैसे वैरी करती है सर? देखिए, साउथ में रूढ़िवादिता बहुत ज़्यादा है। वो कहीं बदलना नहीं चाहते अपने प्रिंसिपल्स को जो क्लासिक्स में लिखे हैं। वो मॉडर्न एज में काम नहीं करती बहुत ज़्यादा। दूसरा वहाँ कुछ नाड़ी ज्योतिषी भी हैं, जो अंगुष्ठ नाड़ी वगैरह करते हैं। वो उन्हें अपनी पुश्तैनी वो मिली होती हैं, तो वो कुछ काम करती है। कुछ हैं, 1-2 हैं वहाँ पे नाड़ी ज्योतिष वाले अगर जो करते हैं, जो अंगूठे की छाप लेते हैं, आपके लीफ निकालते हैं, उससे प्रेडिक्शंस वगैरह करते हैं। शायद कुछ हैं 1-2 वहाँ पे ऐसे, पर रूढ़िवादी बहुत होते हैं, वो बिल्कुल एडमेंट होते हैं। नेगेटिविटी उसमें ज़्यादा नेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत नेगेटिव होता है और बड़े पक्के होते हैं उस चीज़ों के रूढ़िवादिता के। जैसे राहु काल की बात करते हैं, ये ज्योतिष शास्त्र में तो कहीं है नहीं। राहु काल का कहीं को मैं अच्छा, अब बात करते हैं हम जोधपुर वगैरह की। वहाँ पुराने राजघराने वगैरह के ज्योतिष जो हुआ करते थे, वो राजघरानों की बात करते हैं ऐसे 100-150 साल पहले। बड़ा लिमिटेड एरिया होता था चीज़ों का उस ज़माने में। जैसे प्रोफ़ेशन की बात करते हैं, तो फार्मर्स हुआ करते थे, शॉपकीपर्स हुआ करते थे, टीचर्स हुआ करते थे या कुछ दर्जी वगैरह हुआ करते थे। तो ये 2-3, 4-5 वो चीज़ें हुआ करती थी। तो वो उससे प्रेडिक्शंस वगैरह कर दिया करते थे जो दिया हुआ है। हम जब 95-96 में हमने ज्योतिष पढ़ना शुरू किया, उस समय शायद 10, 12, 15, 50 प्रोफ़ेशन रहे होंगे। यस। आज की तारीख में हज़ारों प्रोफ़ेशन हैं। आज से 30 साल पहले की बात करूँ, अगर आप किसी को कुंडली देखने आई, आपने कहा आपका बेटा एमबीए करेगा, वो खुशी-खुशी घर चला जाता था, मेरा बेटा एमबीए करेगा। आज आपके पास पूछने आता है, आपका बेटा एमबीए करेगा, आप कहेंगे किस में करेगा? आपने कहा फाइनेंस में किस में करेगा?
इंटरनेशनल में किस डायरेक्शन में करेगा। तो इतना वेरिएशन आ गया है अब कि वो वहाँ का ज्योतिष यहाँ काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ पे हमारे भारतीय विद्या भवन में दिन प्रतिदिन जो रिसर्चेज़ होती रहती हैं, वो इन्हीं चीज़ों पे होती है, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की वजह से होती हैं, जो पूरे संसार में और कहीं भी नहीं होता। वो इतनी अच्छी रिसर्च जो हमारे भारतीय विद्या भवन में कराई जाती हैं, वो सारा ज्योतिष काम नहीं करता वहाँ यहाँ पे। बात करें हम पहाड़ साइड की, वहाँ पे ये लोग योगिनी दशा का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं। सर ये व उत्तराखंड साइड में। उत्तराखंड वगैरह साइड में वो योगिनी दशा से प्रेडिक्शंस करते हैं। जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में योगिनी दशा बहुत अच्छा फल देती है। ऐसे ही काठमांडू में, नेपाल में एक त्रिभागी दशा होती है। उससे ज्योतिष किया जाता है, उससे प्रेडिक्शन दी जाती हैं। ये अलग-अलग उसकी एक परंपरा है कुछ जिसमें करते हैं। लेकिन जोधपुर वगैरह राजस्थान की बात करें, जो राजघराने के ज्योतिषी वगैरह होते थे, वो उस ज़माने की बातें हैं जब बहुत ही कम एक वो हुआ करते थे, सोर्सेज़ होते थे, इतना सब कुछ नहीं हुआ करता था। अगर आपको उस ज़माने में किसी को कहा कि आपके पास वाहन होगा, तो सीधा-सीधा होता था, इस घराने में कार आ जाएगी एक। आज के ज़माने में इतने मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अगर अंबानी को आप ये कहेंगे, अंबानी के नौकर को भी कहोगे ना वाहन, कहेगा गोली मार तू वाहन को, वाहन तो मेरे पे 10 हैं। और बता हेलीकॉप्टर कब आएगा? मेरा प्राइवेट जेट कब आएगा? बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। अब मॉडर्न उसमें चीज़ें बदल गई हैं। तो सर लेकिन जैसे अभी भी बात करते हैं, जैसे देखिए हम एस्ट्रोलॉजी में भी बात करते हैं, जब आप किसी ऐसे एग्जीबिशन में जाते हैं आपको इंट्रोड्यूस करा जाता है, ये उस कुल परंपरा से आते हैं, उड़ीसा में इनकी थर्ड या फोर्थ लीनेज है, या आप बात करते हैं कि आप महाराष्ट्र में फिफ्थ जनरेशन है। तो ये चीज़ें ऐसे कुछ सीक्रेट्स हैं जो भारत में ही अभी भी परिवारों में डीप हिडन सीक्रेट्स हैं जो कि दे आर नॉट आउट देयर इन द मार्केट। उनके पास जो परंपराएँ हैं, वो कुछ परिवार के बारे में बता पाते हैं, एजुकेशन पैटर्न के बारे में किसी के नहीं बता सकते, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के बारे में नहीं बता पाते वो कुछ भी, क्योंकि सारा बदल गया। वो ये बता पाएँगे अपनी पुरानी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी से कि परिवार में इतने-इतने संतान होंगी, ऐसा होगा परिवार में, वैसा होगा, कुछ अनिष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब बता पाते हैं। पर जो मॉडर्न आजकल चैलेंजेस हम फ़ेस कर रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं बता पाते ट्रेडिशनल ज्योतिष से वो। ओके, तो ये एक डिफ़रेंस है। तो मतलब साहब ये बोलेंगे कि जो हमारी अभी भारतीय विद्या भवन की एक सीक्वेंशियल जो अप्रोच है फाउंडेशन बना के एंड लेयर बाय लेयर बिल्ड करने की, वो ही सटीक है, और वो आपको हर लेवल पे इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर एस्ट्रोलॉजी लर्निंग करियर सर, हुँ। करियर या फेस, या अगर आप किसी व्हाटएवर भी यू वांट टू लर्न। लर्न। और सर देखिए अब मेरे को इसमें एक और चीज़ पूछनी थी, क्योंकि आजकल जैसा आप देख रहे हैं कि काफ़ी डार्क कंटेंट की काफ़ी मार्केट में डिमांड है, हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे, तब मैंने आपसे पूछा था कि काफ़ी मैंने ऐसे भी एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं कि आप जब उनके पास जाते हैं, वो एकदम से आपको ये तक बता देते कि आप जब घर से निकले थे, आपने इस रंग की दाल खाई थी, आपने सुबह आपके घर में वो बर्तन गिरा था। तो सर ये आप कुंडली से बता सकते हैं क्या? ये सब कुंडली से नहीं बताया जाता। ये बहुत ही निम्न प्रकार की एक छोटी एक ये विद्या, कुछ वो सिद्धियाँ होती हैं, निम्न सिद्धियाँ कहा जाता है इन्हें एक तरह से। जैसे ऐसी एक सिद्धि होती है कर्ण पिशाचिनी सिद्धि। इसमें जो कर्ण पिशाचिनी होती है, ये आपके कान में आकर आपको सामने पूछने वाले का बातों का जवाब देती है। लेकिन बहुत ही छोटे लेवल की ये सिद्धियाँ मानी जाती हैं। इनको सिद्धियों के पीछे नहीं भागना चाहिए कभी, क्योंकि परिवार का अंत, इसके कर्सेस परिवार पर आते हैं और अंत बहुत खराब होता है। मैं जानता हूँ एक मोदी नगर में हुआ करते थे, जो ऐसे-ऐसे बताया करते थे। उसके बाद उनका क्योंकि वो पास्ट बता देते हैं आपको। ओके, मतलब भविष्य नहीं बता सकते, हाँ, पास्ट अब बता सकते हैं। पास्ट उन्होंने ऐसा-ऐसा बता देते हैं आपको कि आपने चले थे तो ऐसे निकले थे, ऐसा हुआ रास्ते में, ये हुआ वो। तो आदमी उनकी बातों का एकदम ब्लाइंड फेथ फेथ करने लगता है। उसके बाद वो आते हैं अपना जो उनका मोटिव होता है। अच्छा, मैं आपको ऐसा, आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा, लेकिन आपको एक रूबी या नीलम या कोई स्टोन पहनना होगा, वो आराम से मिलेगा नहीं। मैं आपको मँगा के दे देता हूँ, 2 लाख का आएगा, 2.5 लाख का आएगा। अब जो पीछे की उनकी बातें बताई वो सब चटने के लिए, तो आदमी वो पैसा खर्च कर देता है।
तो सर इसमें जैसे आपने बोला मैं इसको आपसे ज़्यादा तो नहीं इसमें मैं पूछूँगा, पर ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि इनसे डरने की ज़रूरत क्यों है? कि मतलब ये आपका अपना ग्रीड, लालच है, जो आपको नुकसान देता है? या ये जो नेचर ऑफ दिस सिद्धि या जो भी इसको निम्न कोटि की सिद्धि बोलते हैं, कर्ण पिशाचिनी जिनको बोलते हैं, ये आपका नुकसान करती हैं? या आपका लालच आपको मारता है? नहीं, वो कर्ण पिशाचिनी सिद्धि मारती है आपको, लेकिन जो आप ये पैसा वगैरह कमा रहे हैं, ये आपका अपना लालच है। तो वो ये कैसे लालच है। कर्ण पिशाचिनी कैसे मारती है इसका वो मतलब? किसी के साथ आपको बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। अगर एक बार आपके पास आ गई, तो परिवार के किसी सदस्य के साथ रहने नहीं देती वो सिद्धि। अंत बहुत खराब होता है इनका। तो मतलब सर जैसे कि आजकल जो इंटरनेट में जो इस तरीके की चीज़ें चली हैं और काफ़ी बार देखिए होता भी है सर कि जैसे एस्ट्रोलॉजी है, हुँ, हुँ। ये एक पूरा अथाह सागर है, इतना रिसर्च का आप खुद बता रहे हैं, आप इतने साल आपने डिवोट करे हैं। एक लोग जन्म में शॉर्टकट, हाँ, नहीं सीख सकते आप इसे। तो जो लोग शॉर्टकट के तलाश में होते हैं वो काफ़ी बार शायद टेम्प्ट हो जाएं, तो ये बहुत अच्छा एक वार्निंग है उन लोगों के लिए कि इस तरीके के शॉर्टकट्स लेने का जो अंत होता है, जो लॉन्ग टर्म इसके रिजल्ट होते हैं, कभी अच्छे नहीं बहुत होते, खराब होते हैं। बहुत खराब होते हैं। अब सर देखिए, अब हम लोग एक ऐसे पार्ट पे पहुंच गए हैं जो कि मुझे पता है कि आपके दिल के बहुत करीब है। वो है आपके जो गुरुदेव हैं, क्योंकि मैं आपसे जब भी बात करता हूँ वो ज़रूर उनका नाम इतने सम्मान से आप ज़रूर बीच में आता है। तो आप के एन राव सर के साथ जो आपका समय, जो आपने ज्ञान उनसे प्राप्त करा, के एन राव सर की लेगेसी हम सब आपसे जानना चाहेंगे। जब मैंने ज्योतिष में एडमिशन लिया था, एक दिन मैं नीचे गलियारे में खड़ा था। वहाँ पूछते थे, सीनियर से मैं पूछा करता था। जैसे पूछा कि भाई इस सब्जेक्ट की बुक किसकी लेनी है? के.एन. राव जी की ले लो। ये सब्जेक्ट की बुक लेनी है, के.एन. राव जी। ये के.एन. राव कौन है मालूम नहीं। एक दिन हम ऐसी गैलरी में खड़े हुए थे वहाँ, तो एक बुजुर्ग से आदमी, वो जेएनयू स्टाइल में यहाँ झोला लटकाए सीढ़ियों से उतर के आए, और मैं उन्हें देख रहा, ऐसे एकटक देखता रहा मैं उन्हें। ये आदमी कौन है? और वो चलते हुए आए, सामने बिल्कुल मेरे पहुंचे, बाकी जो थे साइड में दाएं बाएं हो गए। और बड़ी कड़क, उनकी आज भी आवाज बड़ी कड़क है। कहते हैं, अरे भाई रास्ता दोगे या नहीं? और एकदम से मेरे को झटका लगा। मैंने कहा यार, ये आदमी कुछ भी हो, पर ये ज्योतिषी वगैरह नहीं है, ये कुछ और ही चीज है। फिर मैंने किससे पूछा, कहने लगे यही तो है के.एन. राव जी। उसी समय ऐसे लगा जैसे कोई शक्ति का संचार आंखों में उन्होंने किया। क्या हुआ? उसके बाद उन्होंने अलंकार आचार्य में हमें पढ़ाया, और हम उनकी रिसर्च क्लास में आ गए। करते करते 2000 में उनके घर हम पाठ में जाना हमने शुरू कर दिया। नारायण कवच, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ाते थे वो। मुझे कुछ समझ नहीं आता था क्या लिखा है। धीरे धीरे करते करते मैं उनके निकट आता गया, उनसे प्रेरित होता रहा, उनसे बहुत कुछ सीखने को। धीरे धीरे अध्यात्म लेवल को उन्होंने हमारे बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वो 11 साल की उम्र में उन्हें उनकी माताजी ने ज्योतिष सिखाया था, जब उन्हें टाइफाइड हो गया था। और उस समय मेडिकल फील्ड में इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं किया हुआ था, तो ये कहा कि शायद ना बचें। तो उनकी माताजी बहुत बड़ी ज्योतिषी हुआ करती, एस्ट्रोलॉजर, बहुत बड़ी एस्ट्रोलॉजर थी। वो प्रथम उनकी ज्योतिष गुरु भी रही हैं, गुरुदेव जी की। जगह-जगह अलग-अलग उसमें प्रांत में, गोवा, श्रीनगर को छोड़ के ऑल ओवर इंडिया उनका ट्रांसफ़र्स होते रहे। हम लोगों को उन्होंने बहुत तीर्थ कराए, बहुत तीर्थ कराए। उनके साथ हमने बहुत तीर्थ करे, और जब भी जाते थे तीर्थ पे, तो ऐसे-ऐसे इंस्टेंस होते थे। एक बार हम गए, मेहंदीपुर बालाजी हम गए। वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि जी सब 5 बजे दर्शन करने हैं, सर्दियों के दिन हैं, और बहुत भीड़ है, कुछ फंक्शन है, कुछ है। तो बैठे थे, ऐसे कहने लगे कि भाई दर्शन कैसे होंगे? तो सर कहने लगे, कैसे दर्शन होंगे, कैसे दर्शन होंगे? तब मैंने कहा, देखा जाएगा, जो भी होगा होगा, देखा जाएगा। और क्योंकि वो स्पोर्ट्स के, ही इज ए स्पोर्ट्स लवर। स्पोर्ट्स के अगर मैच वगैरह आ रहे हैं, वो कोई, उन्हें सारे जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह सब याद रहते हैं। तो जब हम धर्मशाला पहुंचे वहां पे, तो टीवी चल रहा था, कोई क्रिकेट का मैच चल रहा था। तो उनका, हम तो थोड़ी देर क्रिकेट बैठेंगे, देखेंगे बैठ के। हम भी खड़े हो गए वहाँ बैठा, तो उन्होंने कहा जाओ देख के आओ, गीज़र वगैरह है कि नहीं है ऊपर नहाने के लिए सुबह। देख के आके पास में खड़े हुए, इतने में एक दाढ़ी बड़ी हुई एक सज्जन से आके खड़े हुए पास में, और आके पैर छुए, गुरुजी प्रणाम। तो सर ने कहा, प्रणाम, आप कौन? कहने लगे, मैं यहाँ का मेहंदीपुर बालाजी का महंत हूँ। तो सर ने कहा, अच्छा। तो उनका, आप गुरुजी कैसे आए? कहने लगे, भाई दर्शन करने आए हैं। कैसे दर्शन होंगे पता नहीं, क्योंकि हमें यहाँ के, हमने सोचा था 7 बार हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे।
अब कैसे होंगे पता नहीं। कहने लगा गुरुजी 5:30 मंदिर खुलता है, मैं आपको 4:30 बजे ले जाऊँगा पीछे के रास्ते से। जब तक आपका दिल करे वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करना, जब तक आपका पाठ समाप्त नहीं होगा, मंदिर नहीं खोलूँगा। ये हमने आँखों से देखा। एक बार हम गए अयोध्या, हनुमानगढ़ी के दर्शन करने थे हमें। हम किसी मंदिर में बैठे हुए थे, उस दिन भी वहाँ कोई उत्सव था और सड़क पर पैर रखने की जगह नहीं थी। तो मंदिर में बैठे थे, सर ने कहा चलो ऐसा है, हनुमानगढ़ी के दर्शन तो आज नहीं कर पाएँगे, यहाँ से हम सीधा धर्मशाला चलेंगे। गुरुजी बैठे थे, एक हमारे कर्नल गौर सर थे, वो साथ बैठे थे, मैं उनके बिल्कुल पीछे बैठा था। इतने में किसी ने मेरे कंधे पे हाथ रखा ऐसे करके, मैंने पीछे मुड़ के देखा, कोई सज्जन बैठे थे, उन्होंने कहा, "ये श्री केन राव जी हैं?" मैंने कहा, "हाँ।" कहता, "मैं इनके पैर छू सकता हूँ?" अरे मैंने कहा, "भाई छू लो, मेरा क्या जाता है?" वो आगे आए, उन्होंने पैर छू के कहने लगे, "सर नमस्ते।" सर ने कहा, "आप कौन?" हाथ जोड़े, कहते हैं, "मैं यहाँ का एसडीएम हूँ।" तो सर ये तो समय के मतलब इतना इंटरनेट नहीं था और सर की ख्याति, सर हाँ, का जो व्यक्तित्व है टीवी में, इतना। कहता, "मैं यहाँ पे एसडीएम हूँ।" तो सर ने कहा, "हमें हनुमानगढ़ी के दर्शन करने हैं, कैसे करें?" "बाहर सर 2 जीप खड़ी हैं, आप आदेश करें।" हम जीप में, हुँ। आगे एस्कॉर्ट जीप, सायरन बजाती हुई सारा रास्ता करके हनुमानगढ़ी ऊपर तक हमने ऐसे-ऐसे उनके वो देखे हैं, जिन्हें मैं बता नहीं सकता। सर रोमांच होता है शरीर में जब उनकी ऐसी सर बात। आपने तो ये तो आप वो बता रहे कि जो हम लोग ह्यूमन लेवल पे समझ सकते हैं। आपने तो ऐसे भी उनके कुछ एज़ोटेरिक मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस बताएँ जिनका आप खुद साक्षी हैं। आप सर कुछ अगर आप कैमरे में कंफर्टेबल हैं तो आप बताएँगे जो आपने देखा कि वो एनर्जीज़ उनके अराउंड कैसे रिवॉल्व होती थी? कभी कोई परेशानी होती थी। 4 दिसंबर 2021 को यहाँ से बैंगलोर शिफ्ट हो गए, अपने परिवार के पास चले गए हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से, और वैसे भी वहाँ कंफर्टेबल हैं, बहुत खुश हैं वहाँ पे वो, अपने परिवार में बहुत खुश है। उम्र है, थोड़ा बीमार रहते हैं, उम्र हो गई है, लेकिन बहुत खुश रहते हैं। अभी गुरु पूर्णिमा पे हम मिल के आए थे उनसे, तो बहुत स्नेह से मिलते हैं हम लोगों से, पुराना हमारा पारिवारिक वो है, उनसे संबंध है। तो वहाँ जब पाठ वगैरह करा करते थे, तो एक ऐसा एनर्जी लेवल, वो कभी कोई परेशानी होती थी हम लोगों को, पारिवारिक जीवन जीते हैं, गृहस्थ हैं, 100 तरह की परिवार में परेशानियाँ आती हैं, सब कुछ आती हैं, तो नहीं कोई हल सूझता था। तो जाता था मैं उनके पास, जाके कमरे में सिर्फ बैठता था, इधर-उधर की बातें करी या बातें भी नहीं करी, वो कहते थे, "अच्छा मैं लेटा हूँ, तुम बैठे रहो।" थोड़ी देर में इतनी शांति मिलती थी, वापस आ जाते सर थे। आपने एक बार ऐसे भी बताया कि एक बार कोई ऐसा कुछ आयोजन था जिसमें कुछ हवन चल रहा था और आपके सामने से वो एनर्जी आपने देखा जाते हुए। एक बार हम गए थे शमशेरगढ़, एक गाज़ियाबाद में एक जगह है, वहाँ पे कात्यायनी देवी का मंदिर है। तो हम 5-6 लोग गए थे वहाँ पे, गुरुदेव के साथ ही गए थे, तो पूजा करनी थी कोई, तो वहाँ बैठे थे हम। तो जब वापस आए वहाँ से, तो रास्ते में उन्होंने बस में बताया हमें कि हम बैठ के पाठ कर रहे थे, और अचानक मैंने देखा रामकृष्ण परमहंस आकर हमारी पूजा में उपस्थित हैं। ऐसे-ऐसे उन्हें एक्सपीरियंस होते थे। एक बार गर्मियों की बात है, अप्रैल में वो चल रहे थे, ये नवरात्रे के पाठ चल रहे थे। नवरात्र में गुरुदेव हमें 9 दिनों में रोज़ाना 12-12 नारायण कवच के पाठ कराते थे। तो 9 नारायण कवच जब हो जाते थे, तो सबको जल वगैरह देते थे, 20-25 लोग आते थे पाठ में। तो बैठे हुए थे, 9 जब समाप्त हुए, तो जल वगैरह सबको देने के बाद आके मैं बैठा और पाठ शुरू किया, आँखें बंद थी। इतने में ही महसूस हुआ पास से कोई मुझे छूता हुआ निकल कर गया है साइड में से। तो मैं एकदम आँख खोल के, मैंने कहा शायद कोई देर से पाठ में आया होगा, देखूँ। देखा कोई भी नहीं है, जो पुराने लोग थे वही बैठे थे। दिमाग में एक सवाल आया, ऐसा क्या हुआ? कुछ वैसे ही होगा, मुझे लगा वैसे ही होगा कुछ। तो पाठ समाप्त हुआ, प्रसाद वगैरह बाँटा, लिया अपना प्रसाद, अब घर जाने लगे। घर जाते-जाते मुझे गर्मियों में शिवरिंग होनी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा ठंड लगनी शुरू हो गई। घर पहुँचा, मैंने घर जाके अपनी पत्नी को कहा कि मुझे ठंड लग रही है, उन्होंने दवाई वगैरह दी, और फिर मैंने गुरुदेव को, सडनली मुझे याद आया वो इंस्टेंस, मैंने गुरुदेव को मेल किया कि सर आज ऐसे-ऐसे हुआ। उनका तुरंत जवाब आया, "कल आओगे तो कल बताऊँगा मैं इसका।" तो अगले दिन जब मैं गया, तो उन्होंने बताया कि जब ऐसे कहीं पे ये पाठ वगैरह होते हैं, तो कुछ पुण्यात्माएँ पाठ सुनने के लिए वहाँ पे आती हैं, और वो आपको एक तरह से इंगित करती हैं, अपनी प्रेज़ेंस बताती हैं ऐसे। सर आप सही बताया आपने कि जैसे हमें वो कहते हैं कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो अगर आपके अंदर ये दिव्यता है,
आप पुण्य आत्मा हैं, आपके अंदर पॉजिटिविटी है, तो ऐसी सोल्स हैं जो आप अट्रैक्ट करेंगे, जो आपके माध्यम से उसका दे वांट टू हाँ, पार्टिसिपेट। क्योंकि वो गुरुदेव बैठे हैं, 20-25 लोग और बैठे हैं, तो नारायण कवच जो हम कर रहे हैं, उतने ही टाइम्स वो मल्टीप्लाई होके उतना ही पावरफुल वहाँ पे एक एटमॉस्फेयर, वहाँ पे एक वातावरण इतना ऐसा बन जाता है कि बहुत ही एक सात्विक सा एक वो बन जाता है, जिसमें ये आते हैं। सर, मैं आपको बता नहीं सकता, मैंने प्रैक्टिकली देखा कि जब मैंने आपसे एक आपके गुरुदेव जी के बारे में क्वेश्चन करा, आप बताते वक़्त ही आपकी आँखें नम हो गई थीं, आप कितने भावुक हो गए थे। तो जो दिव्यता है, जो अपने गुरु के लिए सम्मान, समर्पण मैंने देखा, मैंने अनुभूति करी, एंड आई एम श्योर कि कैमरे में लोगों ने भी उसको फ़ील कर ही लिया होगा। अब सर देखिए, अब हम थोड़ा ना जो आपकी जो एस्ट्रोलॉजी की फ़ैन फॉलोइंग है, जो आपके स्टूडेंट्स हैं, अब हम थोड़ा-सा एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा कोर में जाना शुरू करते हैं। तो देखिए सर, जैसे अब बात करी जाती है कि एस्ट्रोलॉजी में तो सबसे पहली चीज़ हम लगन चार्ट को, डी1 चार्ट को देखते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ डी1 चार्ट को देखने की पर्सपेक्टिव, नज़रिया जो आपने अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस में आपने प्रैक्टिकली ऑब्ज़र्व करा है, जो आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप अपने स्टूडेंट्स को एक नया नज़रिया देना चाहेंगे लगन चार्ट को देखने का? लगन देखिए क्या होता है, लगन चार्ट एक वो समय होता है जिस समय पर एक आत्मा शरीर रूप लेती है। ओके। उस समय, और उस समय कौन-सा राशि लगन में उदय हो रही है, वो अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उससे शारीरिक बनावट, रूपरेखा, हेल्थ वगैरह होती है। जैसे अगर हम बात करें, मान लो किसी का स्कॉर्पियो लगना राइज़ हुआ, काल पुरुष की ये 8th हाउस की राशि होती है। ओके। तो कहीं वो सीक्रेटिव नेचर का तो नहीं है, कहीं एक इंट्यूटिव पावर्स तो नहीं है उस आदमी में, अगर एफ्लिक्शंस वगैरह नहीं है, वो कहीं नई इन्वेंशंस वगैरह, नई-नई चीज़ों में उलझा रहने वाला आदमी है। उसकी अब एक वाटरी साइन है ये अपने आप में, तो वाटरी साइन क्या होगा, थोड़ा-सा शरीर फैला हुआ तो नहीं है, थोड़ा-सा मोटापा लिए हुए तो नहीं है वो। स्कॉर्पियो जो होता है, कर्क जिसे हम कहते हैं, एक तो वो कहते हैं दोनों तरफ से डंक मारता है, बिल्कुल तो सर। बड़ा कहा जाता है ये हुँ। कि बहुत इन लोगों से बड़ा केयरफुल रहना चाहिए। सर जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि जो मैंने भी अपना अपनी लर्निंग मतलब प्रैक्टिस में देखा है मैंने कि एट्थ हाउस से लोग काफ़ी डरते हैं, और अगर असेंडेंट का ही अगर एट्थ हाउस से अगर कॉम्बिनेशन बन जाए, तो जैसे फॉर एग्जांपल, क्या ये कहना सही होगा, ये अतिशयोक्ति होगी कि वो जीवन ही संघर्षपूर्ण हो जाएगा? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। लग्ना लॉर्ड अगर 8th हाउस में चला जाता है, तो एक कहीं न कहीं बीमारी का एक वो आपको एक क्लू देता है कि भई थोड़ा शरीर बीमार रहेगा। पर फल कब मिलेगा? जब लग्ना लॉर्ड की दशा आएगी, तब ये 8th हाउस हमारा इनक्योरेबल डिसीज़ भी होता है। लेकिन अगर लग्न पर शुभ प्रभाव हैं, ठीक हो जाएगा। 6th लॉर्ड हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक हो ठीक हो जाएगी जाएगा। बीमारियाँ। बट 8th हाउस थोड़ा-सा इनक्योरेबल डिसीज़ का होता है, और लग्ना लॉर्ड का 8th हाउस में आना बीमारियों को तो इंगित करता ही है। और लेकिन सर, इसमें जैसे काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि वो एस्पेक्ट में अगर आपका प्रोफेशन या लाइवलीहुड आप उसमें बना लो, तो आपने उस एनर्जी को ऑनर कर दिया। मैंने काफ़ी देखा है कि जो मतलब जैसे स्कॉर्पियो लगन अब अष्टम में गया, तो मंगल तो मतलब मिथुन का हो गया, कमज़ोर हो गया, लेकिन वो डॉक्टर भी बन गया, तो अपनी सेहत भी खराब है, औरों का भी इलाज कर रहा है। नहीं, अब क्या होता है, अगर आपने डॉक्टर की बात की, तो उसके लिए कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं। इट शुड बी अ ड्रग एडिक्ट मून, मून शुड बी अफ्लिक्टेड। इफ मून विल बी अफ्लिक्टेड, देन वन कैन बिकम डॉक्टर। सर ये इसको बिकॉज़ एलैबोरेट करेंगे मैं कैसे? बताता हूँ। देखिए, आपने दवाई देनी है, ओके, इट्स लाइक अ पॉइज़न है एक तरह से ये। ओके, आप तभी दे सकते हैं जब बहुत ही आप स्ट्रॉन्ग एक उसके मतलब मन आपका जो है ना वैसा है। ओके। जैसे कि नर्सिज़ हैं या कुछ इंजेक्शन लगाना है, हुँ, तो छोटे दिल का तो आदमी लगा नहीं पाएगा ना। सर्जरी करनी है, हाथ काँपेंगे। तो मून शुड बी ड्रग एडिक्ट मून कहा जाता है डॉक्टर्स के केस में स्पेशली इसे। और सर जैसे बात करी जाती है जैसे कुंडली में 12th हाउस की, तो अब देखिए, क्योंकि जैसा कि हमने ये डिस्कस करा कि काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि कुछ भी बात होती है, यार किसी ने कुछ कराया होगा, या मेरे को ऊपरी बाधा होगी, कुछ होगा। तो ये जो 12th हाउस है, देखिए सर, जब 8th हाउस और 12th हाउस की बात आती है, हुँ। अननोन जो भी लाइफ का रैशनल दिमाग नहीं समझ सकता, लाइफ का जो भी अननोन एस्पेक्ट है, या तो एस्ट्रोलॉजी को कहीं न कहीं 8वें भाव में ले जाती है, या तो कहीं न कहीं 12th हाउस से कनेक्ट करती है। मैं अगर आपसे मतलब जो अननोन एस्पेक्ट है नेचर का, 8th और 12th में डिफरेंस पूछूं, तो आप कैसे डिफरेंस बताएंगे सर? देखो, 12th हाउस से तो इन चीज़ों का इफ़ेक्ट इतना नहीं होता रिलेशन, 8th हाउस से ज़रूर होता है। तो समझ छुपा हुआ है सारा छुपा हुआ। ये छुपा हुआ है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता ये सब ब्लैक मैजिक वगैरह भी, ये भी होता है। और कहीं न कहीं परिवार में जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो कुछ आभास सा होने लगता है लोगों को। Yes.
तो इसके लिए ये कहा जाता है, वैसे तो अगर कहा जाए कि जैसे कामाख्या देवी का आसाम में मंदिर है, वहाँ इसके उपाय होते हैं। कुछ दे ये निम्न कोटि की वो होती हैं, किसी में भूत प्रेता बाधा वगैरह जो अगर किसी पे आती हैं, तो अमूमन ये देवी जो होती हैं, देवी माँ, काली माँ वगैरह, उन्हें इनकी लॉर्डशिप वगैरह दी है कि उनकी पूजा उपासना से कुछ की चीज़ें कम होती हैं। जैसे दुर्गा सप्तशती में 32 नाम आते हैं दुर्गा जी के, उनका पाठ करो, भगवती स्तोत्र करो, या 40 दिन तक रोज़ाना 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करो, तो इनका प्रकोप कम होता है। नीम करोली बाबा कहा करते थे, जो 7 बार पाठ करे कोई, ये शत नहीं है, मोस्ट ऑफ द पीपल इसे मिस इंटरप्रेट करते हैं, शत मानते हैं, शत होता है 100, नो इट्स नॉट 100। जो 7 बार पाठ करे कोई, छूट ही बंधी महासुख सुख होए, हुई। तो इन चीज़ों का नाश तो सर होता आप बोल है। रहे हैं कि ये 107 है। 7 है ये, 7 है, 7 है। 7 है। और सर देखिए जो हम लोग बात करते हैं कि कुंडली में हम लगन चार्ट पे अगर बात कर रहे हैं तो त्रिकोण पे बहुत ज़ोर दिया जाता है। तो त्रिकोण क्या मेरे को लाइफ मेरी आसान कर देगा, देव कृपा जल्दी मिलेगी, या इष्ट भक्ति साधना हम त्रिकोण से पता कर सकते हैं, लाइफ आसान होती है? आप त्रिकोण पे कुछ बताएँगे? देखिए, त्रिकोण जो होते हैं वो होता है 5th हाउ लग्ना, 5th हाउस, 9th हाउस। ठीक है ये सर। हमारे धर्म के 3 त्रिकोण होते हैं। ओके। 4 पुरुषार्थ हैं यस हमारे, सर। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष। तो त्रिकोण की जब आप बात करते हैं, तो ये धर्म के, जिसका धर्म उठ गया, धर्म के भाव मजबूत हो गए, बाकी चीज़ों को तो वैसे ही उठा लेता है। अगर हम बात करें, धर्म त्रिकोण ऐसे उठता है, ये ऊपर की तरफ जाती है। यस सर। जैसे जो अग्नि है, वो ऊपर की तरफ उठाती है, प्योरीफाई करती है, प्योर करती है अग्नि। ओके। और जब हम काम कोण की बात करते हैं, तो ये ट्रायंगल नीचे की तरफ जाता है, ये पाताल में लेके जाता है आदमी को। तो सर इसमें अगर जैसे इसमें काफ़ी मतलब इट्स गेट मेनी टाइम्स इट गेट्स डिबेटेड कि कौन सा भाव पंचम और नवम में, जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो एक जनरल बेसिक नॉलेज है कि 5th हाउस पूर्व पुण्य, 9th हाउस तो पूर्व पुण्य ही क्यों, पिछले जन्म के दोष भी तो हो सकते हैं। जो परेशानियां आती है तो दोषों से परेशानियां इसलिए आती हैं ड्यू टू बैड पास्ट लाइफ, बैड डीड्स। ओके 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 ओके। यस, तो सर इसमें आप कंटिन्यू। जैसे अगर अगर मेरे को निर्धारण करना है, अगर कोई आपसे आके पूछता है कि सर मैं आपसे बहुत स्पिरिचुअल गाइडेंस चाहता हूँ, आप मेरी कुंडली देख के मुझे किस देवता की भक्ति करनी चाहिए, तो आप कहना कि इसमें 5th हाउस 9th हाउस इन्हीं पे सर एक एस्ट्रोलॉजर को एम्फोसिस देना चाहिए, या आप इस पे क्या बताएंगे सर? देखो, जो इष्ट देव की बात अक्सर चला करती है, लोग अक्सर पूछते हैं ये, यस मेरे सर। इष्ट देव कौन है, मैं किसकी पूजा पूजा करूं। इष्ट देव जो होते हैं वो परंपरा से परिवार में चले आ रहे होते हैं, इष्ट देव। ओके। ऐसा नहीं होता, अब एक परिवार में अगर मान लो 6 लोग हैं, यस सर। 6 का पंचम भाव और नवम भाव अलग अलग होगा, तो एक परिवार में क्या इष्ट देव उनके सबके अलग अलग हो जाएंगे? इष्ट देव तो एक परिवार का एक ही होता है। तो ये परंपरा चली आ रही होती है। कोई अगर आपके नहीं है, कृष्ण भगवान को अपने इष्ट बना लो आप। ऐसा नहीं है कि 9th हाउस इस देव नहीं, जो लोग अक्सर बातें करते हैं वो 5th हाउस के लिए करते हैं। यस सर। कुछ कहते हैं 5th हाउस का कस्प लॉर्ड ले लो, यस सर। बट लेकिन ये फिर डिबेटेबल हो जाता है कि परिवार का इष्ट देव तो एक ही होगा, या कुल देवता तो एक ही होता है। यस सर। वो परंपरा चली आ रही होती है, वही होते हैं सबके कुल देवता या इष्ट देव। और सर इसमें मतलब काफ़ी लोग सॉरी, एसोसिएशन ये मैं कर। करूँगा आपको, या किसी के गुरु हैं, ओके। गुरु ने जिसका मंत्र दिया, जिस देवी देवता का मंत्र दिया, वो उनके इष्ट बन जाते हैं। हाँ सर, क्योंकि मैंने देखा है कि मतलब आपके जो जो देवता आपको अपनी तरफ ज़्यादा आकर्षित करते हैं, और उसका कहीं न कहीं कोरिलेशन आपकी कुंडली में मजबूत ग्रहों से ज़रूर मिलता है। मैं काफ़ी बार देखा जाता है कि मतलब मंगल मजबूत वाले ज़्यादातर हनुमान जी की तरफ आकर्षित मिलते हैं। जिन लोगों का आप चंद्र थोड़ा मजबूत पाएँगे, प्रोमिनेंट पाएँगे, वो शिव जी की तरफ थोड़ा आपको ज़्यादा इंक्लाइंड मिलेंगे। अब सर देखिए, मैं मतलब जो मेरे इतने लिस्ट ऑफ लोग थे जिन्होंने मेरे को आप बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करे थे, आप अनिल सर को बुलाओ। तो उन्होंने ये ज़रूर बोला था कि जब अनिल सर के साथ आप बात कर रहे होगे तो पॉडकास्ट में जैमिनी ज्योतिष के बारे में ज़रूर पूछना सर से। जैमिनी, आई लव जैमिनी। तो सर देखिए, जैमिनी ज्योतिष जो होता है पराशरी से थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये उसी का पैरेलल चलता है। ये जैमिनी ज्योतिष अपने आप में अकेला, जब आप डीप इसमें वो शुरू करते हैं, देनी प्रेडिक्शन शुरू करते हैं, तो कहीं ना कहीं सप्लीमेंट्री पराशरी भी होता है। जैमिनी ज्योतिष अमूमन जब पार्टीशन के टाइम, गुरुदेव बताते हैं, जब पार्टीशन पे के समय लोग आए थे पाकिस्तान से
दिल्ली इंडिया माइग्रेट हुए, इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए, उनके पास उनकी कुंडली वगैरह नहीं थी। अब वो बाहर कहा करते थे जी हमारा दोपहर में जन्म हुआ है, सुबह के टाइम जन्म हुआ है, शाम को जब गायें वहाँ पर चर के आ रही थी उस समय हमारा तो माता जी बताती है जन्म हुआ था। तो जैमिनी ज्योतिष सबसे अच्छा काम एक तो करता है लगन के निर्धारण में। जैमिनी ज्योतिष बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, क्योंकि डिग्रीज को इनिशियली जब हम देखते हैं लगन निर्धारण करते हैं तो डिग्रीज पे हम इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते उस समय लगन निर्धारण में। फिर इसके प्रिंसिपल कुछ थोड़े सरल भी होते हैं। बर्थ रेटिफिकेशन के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें कारक्स वगैरह होते हैं। फिर हम प्लेसमेंट देख लेते हैं। थर्ड हाउस में भाद्र, फॉर एग्जांपल थर्ड हाउस में भाद्र कारक बैठा है। आपने किसी से पूछा, उसने कहा कि मेरे छोटे भाई बहन नहीं हैं, लेकिन एक कुंडली आपने लगन बनाया, देखा थर्ड हाउस में बी के तो और कोई अफ्लिक्शन नहीं है, कहोगे नहीं यार इसके छोटे भाई बहन होने चाहिए। आपने एक लगन बदला, देखा इधर राहु केतु एक्सिस में आ गया और मैलेफिक इन्फ्लुएंस आ गया, तो आपको यार इसका भाई बहन नहीं होने चाहिए छोटे। तो ऐसे लगन फिक्स करने में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो सर देखिए, अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि जैमिनी ज्योतिष में कारकास के बेसिस पे अगर हम बात करते हैं, तो जैसे बात करी जाए अगर आपके आत्मा कारक की, तो बोला जाता है कि अभी इससे पहले ही हम बात कर रहे थे इष्ट देवता की, तो आत्मा कारक क्या आपकी जो उसका नाम बताता है सोल सिग्निफिकेटर, तो क्या ये कहना सही होगा कि जैमिनी ज्योतिष में जो आत्मा कारक है आपकी लिबरेशन की जानकारी देगा, आपकी इष्ट देवता की जानकारी देगा? नो 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 नो, इट्स आत्म कारक, इट्स नॉट आत्मा कारक, इट्स ओके, आत्म। आत्म इज योर सेल्फ, ओके, सेल्फ, ओके, अबाउट फिजिक, ओके, एवरीथिंग। जो कुंडली में आप फर्स्ट हाउस से देखते हैं, ओके, जो भी कुछ फर्स्ट हाउस से देखते हैं, वो सब कुछ आत्म कारक से देखते हैं। ऐसे ही अगर आत्म कारक, जैसे हमने बताया था, लग्ना लॉर्ड अगर अब पराशरी में लग्ना लॉर्ड एर्थ में गया तो थोड़ा डिसीज वगैरह देता है। यस सर, बट इन दिस केस जैमिनी अगर आत्म कारक एर्थ हाउस में चला गया तो आदमी लाइफ में थोड़ा लेट राइज करता है। ओके। तो आत्म सर जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरा आत्मकारक दशम भाव में बैठा है, तो आत्मकारक का जो हाउस के साथ कनेक्शन क्या जानकारी देता है? अगर मेरे केस में से आत्मकारक दशम भाव में है, तो इसको मैं कैसे देख सकता हूँ? इंस्टीट्यूशन टेंथ, फॉर एग्जाम्पल हम इसे एज ए लगना भी ट्रीट कर सकते हैं हम ओके, आत्म कारक को। हुँ, तो फर्स्ट कारक है ये। हुँ, तो लग्ना लॉर्ड हम इसे ऐसे कह सकते हैं, लग्ना लॉर्ड इन द टेंथ हाउस। सो इट समहाउ गिव्स द क्लू अबाउट द कि आदमी किसी इंस्टीट्यूट वगैरह से कनेक्टेड रहेगा या कभी इंस्टीट्यूट अपना बनाएगा। इस तरह से भी इसे भी हम इंटरप्रेट करते हैं। एंड इट डिपेंड्स कौन सा प्लेनेट वो आत्म कारक कारक है। है। और सर जैसे अमत्य कारक, जैसे हम प्रोफ़ेशन की बात करते हैं, क्योंकि सर आप जेमिनी के एक्सपर्ट हैं, तो मैं वही पूछ रहा हूँ कि जो लेमैन सबको मतलब एजुकेट करे, कि बहुत कोर पे हम जाएँगे तो फिर सब शायद ना समझ पाएँ। तो अमत्य कारक जो शायद प्रोफ़ेशन की जानकारी देता है। अमात्य कारक जो होता है बेसिकली इट्स अ संस्कृत वर्ड। अमात्य इज वेरी इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पर्सन इन योर लाइफ। ओके, अमात्य मंत्री हुँ, इस लेवल का, यानी आपके प्रोफेशन को भी इंडिकेट करता है या ऐसा कोई पर्सन, इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपके प्रोफेशन में आपकी मदद करे। मदद करेगा। ऐसे ही एक कॉम्बिनेशन और होता है, जैसे मैं बताया इसमें उसमें राजयोग वगैरह होते हैं, बहुत सी योग होते हैं। जैमिनी में भी एक योग होता है, गुरुदेव ने ही हमें बताया था, शायद क्लासिक्स में कहीं नहीं दिया ये। कुछ ये योगास वो अपने एक्सपीरियंस से बताते थे, क्योंकि ही इज़ द ओनली वन पर्सन जिन्होंने जैमिनी पे बहुत डीप रिसर्च की है। बिल्कुल सर। उसके बाद बुक्स प्रोड्यूस की हैं जो हम लोगों ने पढ़ी, कि इफ़ अगर कहीं हॉरोस्कोप में, मैरिटल लाइफ में डिस्टर्बेंसेस के, डिवोर्स वगैरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं, बट इफ़ दारा कारक डी के इज एस्पेक्टेड बाय केतु, जेमिनी एस्पेक्ट, ओके। तो कोई ना कोई जीवन में ऐसा गुरु या बड़ा बुजुर्ग कोई ऐसा मिल जाता है जिससे वो उसके विवाह को बचा लेता है। कॉम्बिनेशन। और सर इसमें जैसे जो हमारे कनेक्टिंग लूप एक हैं जो सिंगापुर के जो मेरे परिचित हैं, आप जानते हैं, नाम नहीं लूँगा, वो ना जीके पे बहुत ज़ोर देते हैं। डिसीज़ की बात आती है, कुछ आती है, तो जो घटनी कारक होता है, ख्याति कारक। हाँ, हाँ, उसका प्रोनंसिएशन सॉरी, तो उसके बारे में आप कुछ बताएँगे सर? नहीं, ज्ञाति कारक इज नॉट ओनली डिसीज, ओके, इज आल्सो कंपिटिशंस, ओके, डेब्ट्स, लोन्स, एक्सीडेंट्स, व्हाटएवर यू आर सीइंग फ्रॉम द सिक्स्थ हाउस, ज्ञाति कारक उन सबको करता है। मैटरनल अंकल्स, ये सब कुछ जीके करता है। आप जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर रहे हैं, जो पहले हमने बात की थी, यूपी एग्जाम्स की बात की थी, वो भी तो आपका ज्ञाति कारक है। ओके, वो भी तो ज्ञाति कारक ही करा रहा है आपको, सब पूछिए। ओके, ओके।
तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराने की ज़रूरत आपसे। नाइस सर, क्योंकि ना जेमिनी ज्योतिष के जो सूत्र हैं, और सर अगर आप हमारे ऑडियंस को जो कि मतलब आपसे जेमिनी ज्योतिष के सूत्र सुन के काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं, आपने बोला कि इसमें काफ़ी राजयोग भी होते हैं, तो कोई एक ऐसा एक सूत्र आप बताएं, फिर हम अगले टॉपिक पे शिफ्ट हो जाएंगे। कोई ऐसा राजयोग जो मतलब बहुत अच्छे फल देता है, ये इन कारकास का कॉम्बिनेशन किसी स्पेसिफिक हाउस में जो बहुत अच्छा सफलता कारक साइन बोला जाता है। देखिए, मैं बताता हूँ आपको, बाकी तो साहब अब जो जेमिनी के स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ते भी हैं, भारतीय विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके पास राव सर की बुक्स भी अवेलेबल हैं, सब कुछ है। कुछ चीज़ें इक्का-दुक्का होता है जो वो कभी बताया करते थे। ऐसे जेमिनी के राजयोग होते हैं, उसमें मात्र कारक को हम राजयोग में नहीं इन्वॉल्व करते। ओके। मात्र कारक इज़ द फोर्थ कारक। फोर्थ कारक, यस सर। बट उन्होंने हमें बताया कि मात्र कारक और पुत्र कारक से मिलकर भी एक बहुत पावरफुल राजयोग बनता है। पराशरी फिफ्थ फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ फिफ्थ लॉर्ड लॉर्ड। से ऐसे राजयोग होता है। ऐसे ही मात्र कारक और पुत्र कारक को मिलकर राजयोग होता है। इफ इट इज प्ले इज इन द केसेस ऑफ लाइक पॉलिटिशियंस, या इनके केस में अगर ये राजयोग पाया जाता है तो बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं लाइफ में, जो बुक्स वगैरह में कहीं नहीं मेंशन। और सर इसी पे जैसे हमने ऑफ द कैमरा जब हम बात कर रहे थे, तो राहु केतु को इन कारकास का डेसिग्नेशन डिपार्टमेंट हम दे सकते हैं, नहीं दे नहीं, सकते? नहीं, कभी नहीं दे सकते राहु केतु को। राहु इज़ डेमन। अगर राहु की मान लीजिए फर्स्ट जो हाईएस्ट डिग्री वाला प्लैनेट होता है, हुँ, उसे हम आत्म कारक मानते हैं। आत्म कारक इज़ सिग्निफिकेटर ऑफ साल्वेशन आल्सो। यस सर। सो अगर राहु को हाईएस्ट डिग्री पे बैठा है किसी कुंडली में, तो आप तो उसे आत्म कारक बना देंगे। हुँ, और राहु कैसे कि साल्वेशन का कारक हो सकता है? राहु तो मोक्ष का कारक हो ही नहीं सकता। और ना किसी जेमिनी की शास्त्र वगैरह में दिया ही नहीं है इसके बारे में। देयर आर ओनली 7 कारक्स एक्सक्लूडिंग राहु एंड केतु। सर आपने बहुत अच्छा डाउट क्लियर करा। राहु नहीं हो सकता कभी भी हाँ सर, क्योंकि कारक। मैंने भी राव सर की बुक्स के बेसिस पे ही मैंने अपना काम करा, कंटेंट रिलीज़ करा। अब जब मैं देखता हूँ काफ़ी एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं कि आप राहु केतु को क्यों नहीं ले रहे, तो वो थोड़ा कन्फ्यूज़ कर देता है। और सर ये राहु केतु की दृष्टि को लेके भी काफ़ी डिबेट होती है। नहीं, राहु केतु की दृष्टि नहीं होती है, इनका एक्सिस होता है सिर्फ। जब राहु का सर ही नहीं है, जो शरीर ही नहीं है, हाँ, तो है ही नहीं, तो तो कहाँ से दृष्टि देगा? इस हम सिर्फ एक्सिस लेते हैं, ये किस एक्सिस पे है, किन घरों को इसने पकड़ा हुआ है। नाइस। अब सर देखिए, अब इसके बाद हम ऑलमोस्ट हमारे इस एपिसोड के लास्ट सेक्शन पे आ गए हैं। उस पे मैं आपसे उन योगों पे बात करूँगा, हुँ। जिनके नाम पे पब्लिक को डराया भी जाता है, भ्रम भी दिया जाता है। तो वो 4 ही सूत्र होंगे, 4 योग होंगे। सबसे पहला आता है काल सर्प योग। इस काल पे आप क्या सर्प कहेंगे? काल सर्प योग कुछ होता ही नहीं है। ओके। बहुत पुरानी बात है, शायद 2006 की बात है। हम तिरुपति बालाजी गए थे गुरुदेव के साथ। उसके पास में एक जगह 30 किलोमीटर दूर जगह है कालाहस्ती। यस सर, वो साउथ में बहुत मशहूर है, काल सर्प योग के पूजा के लिए मशहूर है वो। यस सर। मेरे को भी उस रिकमेंड करा था किसी ने। उससे पहले गुरुदेव ने एक वो किया था, टीवी में एक इंटरव्यू दिया था जिसमें बताया था काल सर्प नहीं होता। वहाँ हम गए तो सर के साथ गए तो उनका चलो पूजा करा, मंदिर आए हैं पूजा करा लेते हैं, पंडित जी ने कहा पूजा करा लो। सर ने कहा चलो पूजा करा लेते हैं। हम 5-6 लोग थे, हम जाके वहाँ बैठे, तो जो भी वहाँ पैसे वगैरह देना होता था पर्ची कटवा के बैठे। तो इतने में ही पंडित जी ने कुछ काल सर्प मुँह से निकाला, तो सर ने कहा ठहरो, आप हमारी कौन-सी पूजा करा रहे हो? पंडित दिनेश नाम था उनका। हुँ, तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी काल सर्प दोष की पूजा करा रहा हूँ। सर ने कहा रुक जाओ, हमें पूजा नहीं करानी, काल सर्प दोष की नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। तो वो पंडित जी देखने लगे सर की शक्ल, कहने लगे बाबूजी मैंने आपको कहीं देखा है। सर ने कहा कहाँ देखा है? सोता रहा, कहता है बाबूजी मैंने आपको टीवी में देखा है, आप ज्योतिषी हैं ना शायद? सर ने कहा हाँ मैं ज्योतिषी हूँ। ये काल सर्प दोष की पूजा कहाँ से तुमने कहा कि काल सर्प दोष की पूजा होती है? फिर उसने हाथ जोड़े, कहने लगा बाबूजी काल सर्प दोष की पूजा नहीं होती, यहाँ सर्प दोष की पूजा होती है। पर हमारे नॉर्थ इंडिया से कुछ पंडित वगैरह हैं, वो यहाँ पर हमारे पास यजमान भेजते हैं कि काल सर्प की दोष की पूजा कर देना इनकी, और हमसे कमीशन लेते हैं। अब क्या करें, पंडित हैं, हमें भी अपनी गृहस्थी चलानी है। उसने खुद कबूला था इस बात को कि काल सर्प दोष नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में काल सर्प दोष है। सो कार्ड यस सर। जॉर्ज बुश के भी सभी ग्रह राहु केतु एक्सिस में, मोरारजी देसाई के ही। इतने पावरफुल लोग रहे हैं ये, तो आप भी कहोगे मेरा भी होना चाहिए।
सुन मेरा मेरा बेसिकली कालसर्प योग है। राहु नहीं होता कालसर्प ये कालसर्प योग होता नहीं है कोई भी। राहु केतु की धुरी में आ गए सभी क्रिया, बस इतना है तो सर इसमें और कुछ जैसे भी एक नहीं। जो जनरल लेमैन के हिसाब से मैं आपसे पूछूं, बिकॉज यू बीइंग एन एक्सपर्ट एंड ए टीचिंग फैकल्टी, आप साइंटिफिक तरीके से डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो काफी लोग ये भी लॉजिक देते हैं कि भाई कुंडली वन साइडेड हो गई, कि सारे ग्रह एक एक्सिस में हो गए, कुछ हाउसेस खाली रह गए, तो लाइफ का जो फोकस है डिसबैलेंस हो गया। इज दैट ट्रू सर? 1962 में अष्टग्रही योग बना था, अगर आपको याद हो तो एक साइड क्या, फिर तो सारे एक ही घर में आके समा गए। लेकिन क्या होता है जब आप डिविजनल चार्ट्स को देखते हैं, वो प्लेनेट फैल जाते हैं सभी घरों में। ओके। इसीलिए लोग बार बार, ये भारतीय विद्या भवन ही एकमात्र ऑल ओवर वर्ल्ड एक इंस्टीट्यूट है जहाँ डिविजनल चार्ट्स पे वर्गास पर इतना फोकस किया जाता है कि वर्गास में कुंडली को, इवेंट्स को, दशाओं को लगा के देखो। जब वहाँ वर्गास पे जाएंगे तब आपको समझ आएगा ये। नाइस। अब सर देखिए, इसके बाद मैंने आपसे कालसर्प के बारे में पूछा, अब मैं आपसे पूछूंगा शनि की साढ़े सती। इसके नाम से, ये एक ऐसा नाम है किसी की भी सिहरन खड़ी कर देता है, तो इस पे आप क्या बोलेंगे? देखिए, शनि की साढ़े साती है क्या, अल्टीमेटली एक शनि का ट्रांजिट है, गोचर है, जैसा और कुछ नहीं है। शनि की साढ़े साती को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा उस व्यक्ति का लग्न क्या है, शनि की ऑनरशिप क्या है, शनि की प्लेसमेंट कहाँ है, किस स्थिति में वो बैठा है, और जब साढ़े साती आई उसकी दशा कैसी चल रही है। अगर शनि वेल प्लेस है, किसी योग कारक की दशा है, किसी अच्छे ग्रह की दशा है, तो साढ़े साती क्या करेगी। दशा खराब है, शनि इल प्लेस है कुंडली में, तो क्योंकि चंद्रमा से बिल्कुल 12वें भाव में जब शनि आता है तो होती है, यानी कहीं मन पर प्रभाव शनि का आना शुरू हुआ। ये डिटैचमेंट का भी कारक है और आपके कर्माधि कर्मों का भी कारक है। तो इसके लिए सबसे लास्ट में हम टूल एक और इस्तेमाल करते हैं जिसे हम अष्टक वर्गा कहते हैं, कि जब शनि की साढ़े साती आई, सर्वाष्टक में कितने बिंदुओं में वह ट्रांजिट कर रहा है। अगर ज़्यादा 28 से ज़्यादा बिंदुओं में कर रहे हैं, कोई बात नहीं। हमारे देश के, हिंदुस्तान के 15 प्राइम मिनिस्टर साढ़े साती के दौरान बने हैं। अमेजिंग। तो सर देखिए, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है साढ़े साती से घबराने की आपको, अगर दशा फेवरेबल है, शनि आपकी कुंडली का फेवरेबल है। तो सर अगर मैं इससे पहले कि हम लोग अगले मैं क्वेश्चन पे शिफ्ट करूं, अगर ये कंक्लूजन निकलता है असेसमेंट के बाद कि शनि मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरी हम्म, कुंडली में दशा अच्छी नहीं चल रही, हम्म, और क्योंकि शनि की रेमेडीज के नाम पे तो पूरी हाँ, एनसाइक्लोपीडिया है, आप क्या रेमेडी रिकमेंड करते हैं? सिंपल, आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमाष्टकम का पाठ करें। शनिवार को अ, अगर शनि मंदिर कोई आसपास है आपके, या कोई पीपल का पेड़ है, उसमें शाम को जाके एक सरसों के तेल का दिया जलाएं। अमूमन हमारे हिंदुस्तान में तो ये प्रथा है, शनिवार को अमूमन घरों में वो तेल मांगने वाले आते हैं, डकोत कहा जाता है। ये सर। थोड़ा सा कटोरी में सरसों का तेल लेके उसमें काले तिल डालकर अपना चेहरा देखकर और जो भी श्रद्धा से उधर देना है उसका दान करें। क्योंकि सर शनि को तो बोलते हैं कि मतलब पॉलिटिक्स में भी बोला जाए तो उसको किंग मेकर बोलते हैं, किंग मेकर। नील शनि स्तोत्र का पाठ करें, शनि नील स्तोत्र का पाठ करें, ये रामायण में दिया है, इसका पाठ करें, शनि का प्रकोप दूर होगा। और सर अगर बात करी जाए एक और बहुत ही बहुप्रचलित योग जिसके नाम से लोग डरते हैं, वो है आपका मांगलिक योग। पागल की दोष। सर इसमें बताइए, क्योंकि देखिए होता क्या है, जब एक एस्ट्रोलॉजर के पास कुंडली आती है, उसमें उसे पता चला कि भाई एक मतलब जैसे अगर खास करिए अरेंज मैरिज की बात नहीं हो रही, आप लव मैरिज करना चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, आपको पता चला कि लड़की का 8th हाउस का मंगल है या लड़के का 12th हाउस का मंगल है, दूसरे का नहीं है, तो मांगलिक योग क्या सही में किसी के प्राण पे संकट लेके आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। ए महिला की कुंडली में 8th हाउस जो होता है वो मांगल्य स्थान होता है। मांगल्य मीन्स ऑस्पिशियस। मांगल्य ऑस्पिशियस, उसके हस्बैंड की प्रॉस्पेरिटी का होता है एक तरह से। अगर मार्स वेल प्लेस है 8th हाउस में स्त्री कुंडली में, तो उसके पति के लिए बहुत अच्छा हो गया। अब ये जब हम मांगलिक दोष की बात करते हैं, पुरानी प्रथा थी, बहुत पुराना वो था कि अल्टीमेटली कुल मिलाकर मंगल जब किसी भी तरह से 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है, 7th हाउस पे दृष्टि डालता है, तो मांगलिक दोष बना हमारे, यस। उस हिसाब से बना। तो मंगल एग्रेशन का कारक है, गुस्से का कारक है, और हमारी, क्योंकि 7th हाउस है तो काम
कोण भी है ये यस अपना सर। अपने आप में। डिज़ायर्स का तो भी। डिज़ायर्स का है। तो उस ज़माने की बात है जब 10-10, 11-11, 12-12 साल में शादियाँ हो जाया करती थी। उस समय छोटे बच्चे होते थे, अकल तो उन्हें होती नहीं थी, हुँ, इतने मैच्योर होते नहीं थे, तो आपस में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता था। एक-दूसरे को मार-पीट भी कर सकते थे, क्योंकि ये मार-पिटाई का भी कारक है मंगल। ओके। तो उस समय लोग डरा करते थे। अब समय बदला, ये भी है 28 साल के बाद मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। आज की तारीख में तो 28 साल छोड़ो, अब 30-30 साल तक विवाह ही नहीं होता, क्योंकि लड़के भी और लड़कियां भी कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं। तो इससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मांगलिक दोष से। ये कभी किसी पे भारी नहीं हुआ करते ऐसे। हाँ सर, क्योंकि ना देखिए 2 एरियाज़ पे मंगल दोष को लेके लोगों के मन में भय रहता है, आम जनता के मन में। एक होता है कि ये सेक्सुअल डिज़ायर्स एक पार्टनर की बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा दूसरे के कंपैरिज़न में, जो बाद में डिवोर्स या एक्स्ट्रा मैरिटल्स का कारक बन सकता है। या तो फिर प्राण पे संकट। तो आप बोल रहे हैं ये प्राण दोनों। पे संकट नहीं है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल उसकी बात, सेक्सुअल डिज़ायर्स की बात कर रहे हैं, जब तक वीनस के साथ इसका कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, तब तक नहीं होगा। नाइस, थैंक यू सर, इट्स अ बिग रिलीफ। और अब सर अगर बात करी जाए, एक लास्ट मैं आपसे योग पूछूंगा जो कि गंडमूल योगों की हम बात करते हैं। तो उसके बारे में आप सर बताएंगे कि क्या ऐसा होता है कि अगर गंडमूल दोष होगा तो आपकी लाइफ कर्स्ड है, या पास्ट लाइफ का कोई कर्स आप लेके आ रखे हैं, कोई कर्मा लेके आ रखे हैं, इस पे आप क्या बोलेंगे सर? देखिए, गंडमूल बेसिकली होता क्या है, जब राशियांत पर ग्रह होता है, जैसे कर्क, सिंह, धनु, मकर और धनु मीन, वृश्चिक सर। धनु आई एम सॉरी, धनु, वृश्चिक और मीन और मेष राशि। यस सर। यहाँ पे कौन से प्लैनेट्स आए? केतु एंड मरकरी, यस सर। ये आए। तो पहले ज़माने में कभी कहा जाता था, ये बच्चा मूलों में पैदा हुआ है, तो 27 कुओं का पानी लाओ, ये पूजा करो, वो पूजा करो। ये उस ज़माने की बात है जब मेडिकल इतना एडवांस नहीं हुआ था। केतु और मरकरी के नक्षत्र में बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें मूलों का बच्चा कहा जाता है। मरकरी सिग्निफिकेटर होता है इंटेलिजेंस का, केतु माइक्रो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह का होता है। ये बच्चे सर्वाइव करते हैं एंड दे आर वेरी शार्प, बहुत शार्प इंटेलेक्चुअल बच्चे होते हैं ये, बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं। वाह। उसके बाद आपने बात करी पास्ट लाइफ के कर्म कर्स। वगैरह, कर्स या कुछ भी, ये कहीं आपको कुंडली में जो मांदी या गुलिक की जो प्लेसमेंट होती है, वो कुछ क्ल्यू देते हैं, वो क्ल्यू देते हैं पास्ट लाइफ के कुछ कर्स या इन चीज़ों के बारे में। ये गंडमूल के गंडमूल नहीं नक्षत्र। बिल्कुल भी थे। सर देखिए, तभी एक प्रॉपर साइंटिफिक अप्रोच के साथ कोई एस्ट्रोलॉजर जो अपनी प्रैक्टिस करते हैं उनका आना इस एपिसोड में कितना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसके नाम पे इतना डराया जाता है। और देखिए सर, जो एज अ स्टूडेंट जो मेरी भी अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने देखा है कि जैसे अगर हम केतु के नक्षत्र की बात करें, माघ की बात करें, तो मैंने देखा है कि उन लोगों को मतलब अच्छी पोजीशन मिलती है, लाइफ में सफलता पाते हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और मैंने ज्येष्ठ वालों को भी देखा कि करियर में अच्छी अच्छी पोजीशंस मैंने देखा है। लेकिन अश्लेषा की, मूला की, और फिर इस तरीके से डराया जाता है कि नहीं आपके पास्ट लाइफ का कोई कर्ज था। सर यहाँ पे तो ये भी बोलते हैं कि जैसे कुछ ऐसे नक्षत्र हैं गंडमूल में से कि वो आपका उस नक्षत्र वाले का घर में आगमन होगा और फैमिली के बाकी मेंबर्स को वो इफेक्ट करना शुरू कर नहीं, देगा। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। बच्चे कभी माँ-बाप पे भारी नहीं हुआ करते। कुछ ये बृहत पराशर हो रहा शास्त्र में, कुछ कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं, इसमें ऐसा है, वैसा है। ये तब की बातें, मेडिकल ये सब कुछ इतना एडवांस नहीं हुआ करता था। जैसे आज की तारीख में आज से हम 60-70 साल पहले की बात बात करें, तो बच्चे अक्सर हुआ करते थे। कुछ बच्चे होते थे, पैदा हुए 2-3-4 दिन में उनकी मृत्यु हो जाती थी। आजकल अगर आप देखेंगे, बहुत से बच्चे जब पैदा होते हैं, तो पता लगता है उन्हें जॉन्डिस है। इमीडिएटली इंक्यूबेटर में रखा जाता है या नर्सरी में रखा जाता है, वो ठीक-ठाक होके 2-4-5 दिन में बाहर आ जाते हैं। उस ज़माने में मेडिकल साइंस इतनी एडवांस थी ही नहीं कि वो डायग्नोज़ कर पाएँ कि उन्हें जॉन्डिस है, कुछ है। तो वो उस वजह से हो सकता है शायद उनकी डेथ हो जाती हो। अब मेडिकल साइंस इतनी एडवांस है कि क्योर हो जाता है वो उनका। हाँ, क्योंकि सर देखिए ना, अभी भी देखिए हमारे भारतवर्ष में ना देखिए एक क्लोज नेट फैमिली, अरेंज फैमिली कल्चर है। और काफ़ी बार ऐसा होता है कि लोगों पे फिर टैग लग जाता है, रिश्ते खराब होते हैं कि भाई तुम्हारी बहू इस नक्षत्र की आई थी तो इसने इसके घर खराब कर दिए। नहीं, नहीं, वो कुछ विष कन्या योग वगैरह होते हैं, वो एक अलग होते हैं, उन्हें हम नहीं छेड़ेंगे टॉपिक को अभी। यस सर। कुछ योग होते हैं, जो विष कन्या योग वगैरह बनाते हैं, वहाँ शायद कुछ दोष होता है। जिसका उपाय करा जा सकता है, हाँ, लेकिन यस, यस। गंडमूल को हम पूरा दोष नहीं, नहीं नहीं, दे ग सकते। गंड को हम बिल्कुल सर क्योंकि थोड़ा देखिए नहीं, ना, बिल्कुल नहीं दोष देंगे हम। हाँ, सर जैसे मैं अगर अश्लेषा की बात करूँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड उसका अश्लेषा है, जो उसकी जो डिस्क्रिप्शन लिखी गई है, वो कहीं से मैच नहीं करती, लेकिन वो एक एक कहते हैं उसको लेबल दे दिया गया है, तो इसलिए मेरे को लगा कि मैं आपसे इस पे बात करूँ। नहीं, नहीं, बिल्कुल। और सर देखिए, अब चूँकि हम बिल्कुल लास्ट सेक्शन पे हैं, अब मेरे हुँ, को आपसे एक बात पूछनी है।
2024 में हो क्या रहा है? आप एक बात बताइए, एक समय होता था देखिए जब हम बात करते थे भूत, प्रेत, चुड़ैल ये सारी चीज़ें या वशीकरण ये सारी चीज़ें, क्या होता था आप किसी भी जो मैं ये सुलभ शौचालय भी नहीं बोलूँगा, हुँ। किसी पब्लिक टॉयलेट में किनारे में पर्ची लगी होती थी छोटी-सी। अब सर पता नहीं आजकल ये हो गया कि आप इंटरनेट में इसका ना इतना ज़्यादा ये कंज़्यूम करा जा रहा है कि जो कोई भी अब देखिए क्रिएटर्स भी क्या करते हैं, दे ओनली सर्व टू द नीड्स कि अब लोग कंज़्यूम कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड डेटा क्रिएट करा जा रहा है, बुक्स पब्लिश करी जा रही है। तो सर अगर आप इसको एक एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी अलाइनमेंट के हिसाब से बात करें, ये हुआ क्या अचानक से इतना इन चीज़ों की डिमांड कैसे बढ़ गई है? देखिए जुपिटर के साइन पे पाइसेस पर हुँ, राहु का ट्रांज़िट हो रहा है। हुँ, राहु इज़ पॉइज़न। हुँ, तो जो विज़डम है, जो सोच है, उसपे एक डिफरेंट तरीके का एक वो टैग लगा दिया गया है। कलयुग है। राहु इन सब चीज़ों का सिग्निफिकेटर होता है, ब्लैक मैजिक वगैरह ये वो सब कुछ, ये राहु ये सब कुछ कराता है। यानी आपके दिमाग की सोच को बिल्कुल कुंठित कर दिया गया। और जो एक कोई पूछने गया थोड़ा परेशान है, पूछने गया, छूटते ही कहा, क्योंकि अगर कहा जाए तेरे ऊपर कुछ किया हुआ है, इसका कोई प्रमाण सर्टिफ़िकेट तो मिलना नहीं है, प्रमाण तो आपके पास कुछ है नहीं। बिल्कुल सर। उसके नाम पे अब वो जब चल गया, तो 5 के ऊपर और अप्लाई करा। अब जिसको बताया गया कि तुम ये उपाय करो, ठीक होगा, होते-होते समय बीता, उसकी कोई दशा बदली, वो ठीक हुआ, उसने कहा, "अरे! उन पंडित जी ने बताया था, ठीक हो गया।" उसने 5 को और बताया। उनके पास गए, उन पंडित जी ने उन पाँचों को भी यही बता दिया। होते-होते हाँ सर, क्योंकि ना देखिए अब सोशल मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं, राहु उसको कहीं न कहीं कंट्रोल करता है। मेरे को बिल्कुल, तो अब बिल्कुल। सर मैं थोड़े दिन पहले स्टूडियो में भी जब मैं इनकी क्लाइंट सर्विसिंग टीम से बात कर रहा था, तो मैं सजेशंस ले रहा था कि मैं अपने चैनल को कैसे ब्रांड करूँ, प्रमोट करूँ, किस-किस तरीके के टॉपिक्स में कंटेंट बनाऊँ। सर आप ना भूत-प्रेत पे काम करो, ये बहुत कंज़्यूम हो रहा है, आजकल इसकी बहुत डिमांड है। मैंने कहा भई हो क्या रहा है? तो इसलिए मेरे को लगा कि मैं आपसे पूछूँ। तो सर देखिए इसके बाद मुझे लगता है कि हमने बहुत डिटेल से सर हमने बात करी और मुझे नहीं लगता सर कि आपसे अच्छा एक कोई स्पीकर या गेस्ट हमारे ऑडियंस को मिल सकता था। आपने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे मिथ्स हैं, जो भी प्रचलन चल रहे हैं, जिनको करेक्ट करना चाहिए, अपडेट करना चाहिए, आपकी अपनी पर्सनल जर्नी, हमने गुरुकुल से लेके हमने ज़ोमैटो से जो डिलीवरी हो रही है आजकल डिग्रीज़ की, एस्ट्रोलॉजी की 3-3 दिन में, 3-3 सिटिंग में, हमने सब पे बात करी। तो सर अब इतना सारा इन्फॉर्मेशनल सेशन होने के बाद जो हमारी ऑडियंस हैं, वो आपसे अगर कॉन्टैक्ट करना चाहें, संपर्क करना चाहें, either for the courses, for the consultation, for any sort of spiritual guidance and all, तो क्या प्लेटफ़ॉर्म, क्या तरीका है जैसे वो आपसे संपर्क साध सकते हैं? मेरा एक इंस्टाग्राम भी है, मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, एस्ट्रो टॉक अनिल कुमार सिंह। ओके, इंस्टाग्राम है एस्ट्रो अनिल। यस सर। और मेरा टेलीफ़ोन नंबर है 8883555905। कंसल्टेंसी भी देते हैं जिस पे हम, और यहाँ पे हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी हम चलाते हैं जो सीखना चाहते हैं। थैंक यू सर। मैं ये आपने यहाँ पे बताया भी है और मैं इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है, इलैबोरेटिव इन्फॉर्मेशन मैं इस एपिसोड के जो डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे भी मेंशन कर दूँगा। तो सर इसके बाद मैं यही कहूँगा कि थैंक्स लॉट सर फॉर एक्सेप्टिंग माय इन्विटेशन कमिंग हियर एज़ अ गेस्ट और मैं अपने ऑडियंस को ये कहूँगा कि इसी तरीके के हमारे और एपिसोड्स को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस न्यू स्टार्टेड पॉडकास्ट सीरीज़ ऑफ अवर्स एंड थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।